All right. So, AFM चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसके दो सेगमेंट है आप भली भांति जानते हैं। वो एक है हमारा इक्विटी वैल्यूएशन, दूसरा है हमारा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग बॉन्ड मार्केट्स भी बोलते हैं। उस सेगमेंट को हम लोग आज कोशिश करेंगे रिवाइज करने की। रिवीजन में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि एक बार जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर, ठीक है, विच आर प्रिंसिपली दिस, इसके अलावा भी थोड़े बहुत और ऐड हो सकते हैं, पर ये मेजर टॉपिक्स है हमारे चैप्टर के जो हम कवर करने वाले हैं इस सेगमेंट के अंदर, जिसमें आ जाता है आपका फिक्स्ड इनकम, मतलब वो असेट क्लास, ठीक है, जहां पे हमारा मोस्टली वेरिएबल रिटर्न नहीं होके फिक्स्ड रिटर्न होता है, जिसको हम लोग डिबेंचर्स बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड्स बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एफडी बोल सकते हैं। अलग अलग ये जो प्रोडक्ट्स है, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पर्सपेक्टिव है अबाउट रिस्क एंड रिटर्न, वो मोटा मोटी सेम ही है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 का सेकंड सेगमेंट बोलूंगा मैं, सेगमेंट नंबर 1 इज अबाउट इक्विटी एनालिसिस, ठीक है। आपका जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें भी वैसे ही दे रखा है। उसमें हम लोग ये जो सेकंड सेगमेंट है वो अगर कवर करने वाले हैं, तो इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि ये इतनी वैरायटीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। जो स्टार्ट होती है टाइप्स ऑफ बॉन्ड से, मतलब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो हमें हेल्प करेगा बॉन्ड की प्राइस ढूंढने में। उसके बाद टाइप्स ऑफ यील्ड, मतलब रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, जो डिनोमिनेटर है हमारे बॉन्ड के फॉर्मूला में, ठीक है, वो कैसे होता है, और उसका क्या क्या फैक्टरिंग हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है, किन मुद्दों को ध्यान में रखना होता है, वो देखेंगे। देन एक बार ये बहुत ऐसा समझ लो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज का बहुत रेगुलर टॉपिक है ये, कि जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू होते हैं 30 साल के 25 साल के, तब इंटरेस्ट रेट कुछ अलग होता है, और 5-7 साल बाद जब वो कंट्री या इकोनॉमी थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली जाती है, तो जनरल इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी कम हो जाते हैं। तो जिस कंपनी ने इशू किए थे वो बॉन्ड, उसको ऐसा लगता है यार मैंने तो 12-13-14% पे इशू कर दिए, अब तो इंटरेस्ट रेट 8-9% हो गई है, क्यों ना मैं जो है वो इन बॉन्ड को री इशू कर दूं, मतलब पुराने बॉन्ड को खत्म करके नए बॉन्ड इशू कर दूं, और नए बॉन्ड का जो पैसा आएगा उससे पुराने बॉन्ड को चुका देता हूं, क्योंकि ओरिजिनली तो पैसा कहीं ना कहीं हम लोगों ने मशीन वगैरह में या कंपनी के अंदर लगा रखा होगा। तो री इशू ऑफ बॉन्ड उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेक करता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो जनरल इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही होती है, तो उसमें स्पॉट रेट्स क्या होती है, फॉरवर्ड रेट्स क्या होती है, स्पॉट रेट कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, फ्लैट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम्ड जो कर्व है वो क्या सिग्निफाई करता है, और उन रेट से हम लोगों को क्या कंक्लूजन डिराइव होता है, ये फैक्टर्स को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं थोड़े रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। आपका पूरा सीए फाइनल का सिलेबस कुछ ऐसे ही डिजाइंड है, चाहे वो इक्विटी एनालिसिस हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो आपका बॉन्ड मार्केट्स हो गया, ठीक है। ये सारे जो अलग अलग असेट क्लासेस हम देख लेंगे, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, करेंसी, उसके बाद आप बोल दो म्यूचुअल फंड्स, दीज आर ऑल डिफरेंट एसेट क्लासेस जहां पे हम दो मुद्दों पे ही फोकस करते हैं, वन इज रिस्क एंड सेकंड इज रिटर्न। तो ये जो पहले 4-5 मुद्दे हैं ये थोड़े रिटर्न पे फोकस करते हैं, क्योंकि रिटर्न कब निकलेगा, जब हम प्राइस निकालना सीखे, और रिस्क कब निकलता है, जब हम वॉलेटिलिटी, वेरिएबिलिटी, डेविएशन निकालना सीखे। तो जैसे इक्विटी एनालिसिस में ये चीज कौन बताता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका वैरिएंस, वैसे ही बॉन्ड्स में ये चीज बताता है आपका ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी। सो जैसा कि रिस्क और रिटर्न, तो रिटर्न के ऊपर कुछ मुद्दे डिस्कस करेंगे हम लोग, देन हम लोग रिस्क के ऊपर कुछ मुद्दे डिस्कस करेंगे। और दो तरह के टॉपिक ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग से बहुत बार रिसेंटली पूछ रही है, विच आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिसको आईसीआई में बहुत स्टडी मटेरियल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो एडिशनल क्वेश्चंस आप डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करें व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग। देयर आर फ्यू चैप्टर्स जहां पे रिवीजन के वक्त हमारा मॉड्यूल तो प्राइमरी बेस है ही है, बट इस चैप्टर में मॉड्यूल भी थोड़ा सफिशिएंट कम होगा। वैरायटी के लिए ठीक है कि इतने इतने सेगमेंट है, बट फॉर मोर ऑफ प्रैक्टिस यू शुड ऑलवेज प्रेफर डूइंग मोर क्वेश्चन। सो ये एक प्राइमरी ओवरव्यू हो गया अबाउट क्या मुद्दे इन
रिवीजन में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो प्रिंसिपली आपका कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड मार्केट्स, रिटर्न एंड रिस्क. जहां पे हमारा पहला मुद्दा आ जाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मतलब कि बॉन्ड की वैरायटी क्या क्या होती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. क्योंकि कभी भी हमें प्राइसिंग ढूंढनी होगी ना, तो बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने हैं हमको. ठीक है, बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो क्या हो गई, इट्स अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. जहां पे ऐसा समझो दो पार्टी होगी, एक पैसा दे रहा है, एक पैसा ले रहा है. जो पैसा ले रहा है वो क्या देखेगा कि मैं कुछ फिक्स रिटर्न दूं. किसको? जो पैसा दे रहा है. जैसे हम और बैंक हो गए, सपोज मैंने बैंक में कुछ एफडी कराई, तो मैं पैसा दे रहा हूं, बैंक पैसा ले रहा है. तो जो ले रहा है वो क्या देखेगा कि एफडी पे कितना रिटर्न देगा. क्या वो प्री डिटरमाइंड होगा? यस. यस. हालांकि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड होती है जहां पे बॉन्ड होती है जहां पे वेरिएबल कूपन रेट्स भी होते हैं. उसको एक बार मैं साइड पे रखता हूं, थ्योरी के लिए वो रेलेवेंट है. बट अगर हम पहले सम्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मोटा मोटी इतने तरह के बॉन्ड आपको मिनिमम पता होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि इतने ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने तो मिनिमम पता होने ही चाहिए. विच स्टार्ट्स व्हाट? कूपन बॉन्ड. कूपन बॉन्ड क्या होता है? जहां पे हम लोगों को ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली एक फिक्स्ड कूपन मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा. जैसे 1000 रुपए की फेस वैल्यू का कोई बॉन्ड है और 10% कूपन रेट है, तो 1000 इंटू 10% कितना होता है? 100. तो 100 रुपए हम लोगों को क्या होगा, हर पीरियड के एंड में मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, यहां पे पीरियड मतलब मैं ईयरली ले रहा हूं. अगर इसी चीज को मैं सेमी एनुअली कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपए का 10%, 100 का आधा कितना, 50. तो एवरी 6 मंथ्स आई विल बी गेटिंग 50-50. तो वंस यू नो द टाइप ऑफ बॉन्ड, आपको कैश फ्लो का पैटर्न डिटरमाइन करना बहुत इजी होगा. और कोई भी चीज वैल्यू करने के लिए कैश फ्लो पैटर्न इज अटमोस्ट नेसेसरी. चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो. व्हाट यू मस्ट कीप इन माइंड इज हाउ टू डिटरमाइन द कैश फ्लो पैटर्न. So fixed income is the most simplest way to solve when it comes to valuation, because cash flow pattern is mostly fixed and not variable. Equity is difficult to value. Why? Because equity is the residual income, ठीक है, that the shareholder gets. So that is variable in nature. जो बचेगा सब उनका है, कितना बचेगा उसको प्रेडिक्ट और प्रोजेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. फिक्स्ड इनकम में ये चीज कहीं ना कहीं बहुत इजीली डिटर्मिनेबल है, क्योंकि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है. तो कूपन बॉन्ड क्या होता है? सपोज कोई ₹1000 5 ईयर 10% कूपन बॉन्ड है अगर हमारा, तो इसका कैश फ्लो पैटर्न हम लोगों को कैसे डिटरमाइन करना होगा? द कैश फ्लो पैटर्न फॉर दिस विल बी 1 2 3 4 5. 1000 का 10% कितना होगा? 100 100 100 100 और लास्ट में 1100. क्यों? बिकॉज 5 साल की मेच्योरिटी है इसकी. तो आज मुझे 1000 रुपए मिलेगा और बेसिकली मैं 1000 का 10%, 100 100 100 100 और 5th ईयर में वापस 100 प्लस मेरा प्रिंसिपल वापस रिपे कर दूंगा. तो ये कैश फ्लो पैटर्न हो गया. इस कैश फ्लो पैटर्न को हम किससे डिवाइड करते हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है डिस्काउंट रेट, जिसका तीसरा नाम होता है यील्ड. तो इनको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो आज बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी. अब जरूरी नहीं है कि 10% कूपन है तो लोग 10% ही एक्सपेक्ट कर रहे हो. लोग 9%, 8% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोग 11%, 12% भी कर सकते हैं. कमिंग मिनट्स में मैं चर्चा करूंगा उस पर. बट जनरली अगर हम देखें तो ये हमारा बेस रहेगा. तो ये हमारा कूपन बॉन्ड हो गया. जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा? इसका कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा कि 5th ईयर पे आपको 1000 मिलेगा. मैं ऊपर वाला एग्जांपल पुटअप कर रहा हूं, लेकिन 0th ईयर पे ये बहुत ही डिस्काउंट पे इशू होगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कूपन्स मिलते ही नहीं है. वापस क्या? इंटरमीडिएट कूपन जो है वो आपको क्या होते हैं? मिलते ही नहीं है. क्यों इंटरमीडिएट कूपन्स मिलते ही नहीं है? बिकॉज नाम ही है जीरो कूपन बॉन्ड. तो ये कैसे इशू होगा? अगर हम देखें तो 1000 को सपोज 8% रेट ऑफ डिस्काउंट है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.08 और उसको जब आप 5 बार इक्वल टू कर दोगे तो लगभग 680 रुपीज. तो आज 680 मिलेगा किसको? इशूअर को. और उस पे 5 बार 10-10% ऐड कर दोगे तो 5th ईयर पे टोटल कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा. क्या डिफरेंस है? पहले वाले में 1000 मिल रहा है, 1000 पे इंटरेस्ट हर बार पे हो रहा है. दूसरे वाले में अगर हम देखें तो पहले वाले से कंपैरिजन में कम मिल रहा है, उस पे इंटरेस्ट ऐड हो के वो फेस वैल्यू पे मैच्योर होगा. ठीक है, अगर
थोड़ी देसी तरीके से ध्यान में रखे तो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट हो गया, दूसरा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट अलग अलग है, वो कंपेरेबल नहीं, पर पहले वाले में आपको हर साल के एंड में कुछ ना कुछ मिल रहा है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आपका इंटरेस्ट एड बैक हो रहा है किस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, और कंपाउंड हो रहा है, तो एंड में वो 1000 हो जाएगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड भी आगे बहुत जाकर काम आएगा, कूपन बॉन्ड भी काम आएगा। फिर एक बॉन्ड आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो 5 इयर्स के बाद 1000 मिलने की जगह पे शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, जहां पे हम बहुत सारे अलग अलग नए नए टर्म्स देखेंगे कि कन्वर्टेबल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना है, कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, ठीक है। फिर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारे लिए फायदा है कि नहीं, कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, ऐसे 7-8 अलग अलग टर्म्स है वो देखेंगे। बट कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड वेयर देयर इज एन अंडरलाइंग ऑप्शन, ठीक है, विद द holder of the bond to convert the bonds into shares of the particular issuer so that उसको दोनों चीज का एडवांटेज मिले। देन फोर्थ आता है सेल्फ अमर्टाइजेशन बॉन्ड या सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड। सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड में आपका ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा था ना मैंने, इसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर देंगे। पहली बार 100, सपोज ये 5 ईयर सेल्फ अमर्टाइजेशन बॉन्ड है, सेम वो बेसिस है, सेम बेसिस मतलब क्या हो गया, आपका 1000 इनिशियली मिला, 1000 का 10% कितना होता है 100, लेकिन पहले साल 1000 का 1/5 रीपे भी हो जाएगा, तो 1000 का 1/5 कितना होता है अगर हम देखें तो 200। अब आपका प्रिंसिपल कितना बचा 800, तो सेकेंड ईयर में 800 का 10% कितना हो जाएगा 80 प्लस 200। अब कितना प्रिंसिपल बचा 600, 600 का 10%, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा 60 प्लस 200। फोर्थ ईयर में आपका 400 प्रिंसिपल बचा है, 400 का 10% कितना होगा 40 प्लस 200, एंड फिफ्थ ईयर में इट इज 20 प्लस 200। सो ये सेल्फ अमर्टाइजेशन बॉन्ड है या सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड है, जहां पे आपको फर्स्ट और थर्ड से मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट वाले में आपका बीच में कुछ भी इंटरमीडिएट प्रिंसिपल रीपे नहीं हो रहा था, सिर्फ क्या पे हो रहा था, कूपन पे हो रहा था। जबकि थर्ड वाले में आपका कूपन के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रिंसिपल भी पे हो रहा है। सिर्फ आप कैश फ्लो पैटर्न भी समझ लेंगे ना तो होगा। तो देखो बेस तो नींव में ही है, ठीक है, एंड people face problem because they do not know the characteristic of the cash flow and that's where the main problem arises. So please understand कि हमारा कैश फ्लो पैटर्न कैसा होगा। सो सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड में आपका कूपन और जो ये सेल्फ अमर्टाइजिंग बॉन्ड है काफी सिमिलर है। अगर 10 साल में रीपे हो रहा है तो 1000 का 10th हिस्सा कितना होगा 100, तो हर साल हम कितना प्रिंसिपल रीपे करेंगे 100 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 100, ठीक है। और पहले साल 1000 का 10%, 100 कूपन, फिर 900 का 10%, 90, फिर 800 का 10%, 80, एंड इस तरीके से आगे चलता रहेगा। देन आता है हमारा कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड, ठीक है, इनको बोलते हैं बॉन्ड विथ ऑप्शन। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जिसमें इशूअर के पास एक राइट होता है। आई एम नॉट सेइंग ऑब्लिगेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड ऑब्लिगेशन। डेरिवेटिव्स आप सबने पढ़ा हुआ है, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग वालों के पास राइट होता है, शॉर्ट वाले ऑब्लिगेटेड होते हैं। सिमिलरली कॉलेबल बॉन्ड वो होता है जहां पे राइट है किसके पास, इशूअर के पास, क्या करने का, बॉन्ड कॉल करने का। कब कॉल करने का, अवधि से पहले। अवधि मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को अगर हम कॉल कर लेते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज टर्म्ड एज कॉलेबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये कब करेगा इशूअर, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई है एज कंपेयर टू जब हमने इशू किया था। क्यों, बिकॉज ऐसा इकोनॉमी का ट्रेंड होता है। लॉन्ग टर्म अगर बॉन्ड इशू हुए हुए हैं, अभी जब हम पढ़ रहे थे सीए फाइनल की पढ़ाई और जब अब हम पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो तब जनरल इंटरेस्ट रेट्स इन द क्वेश्चन यूज्ड टू बी डिफरेंट, नाउ दे आर यूज्ड टू बी डिफरेंट बिकॉज स्लोली हम लोग ऐसा डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी के डेवलप्ड इकोनॉमी के फेस को काफी हद तक कवर कर लिया हमने। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की एज अ होल बात करूं तो अभी भी स्टिल देयर इज गुड वे टू गो, बट स्टिल वी आर सब्सटैंशियली अहेड एज कंपेयर टू मेनी अदर पार्ट। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपका जो जनरल इंटरेस्ट रेट्स है वो अगर बाजार में गिर जाता है, तो पहले 12-13%, 11% पे इशू हो रहा था, अब 7-8% पे इशू हो रहा है, तो इशूअर क्या करेगा, कॉल कर लेगा, लाओ भाई सब दे दो वापस, ठीक है। और मैं कुछ और लोगों को बोलूंगा, चलो करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट पे कौन कौन
खरीदना चाह रहा है, ठीक है, तो वो बॉन्ड के पैसे से इधर दे दूंगा, तो मैंडेटरी कॉल कर सकते हैं, राइट है मेरे पास। ऑफ कोर्स उसमें कॉल प्रीमियम होता है थोड़ा, कॉल प्रीमियम मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चुकाएंगे, बट दिस इज कॉलेबल बॉन्ड। और पुटेबल बॉन्ड क्या होता है, उल्टा। कॉलेबल बॉन्ड ये राइट किसके पास होता है, इशूअर के पास। पुटेबल बॉन्ड का जो राइट है वो किसके पास होगा, इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर के पास क्या राइट होता है, उल्टा, कि वो पुट कर सकता है, मतलब वो मैंडेटरी बोल सकता है ईश्वर को, चल तू मुझे मेरा पैसा वापस दे। दैट इज पुटेबल बॉन्ड। सो कॉलेबल बॉन्ड वेयर द कॉल ऑप्शन सस्टेन्स विथ whom, the issuer. Putable bond where the put option sustains with whom, the investor. Investor will ask to the issuer to do what, to repay his money. कब करेगा इन्वेस्टर ऐसा, जब बाजार में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। 10% मिल रहा था इस बॉन्ड पे और बाजार में सब चीज पे 14% मिल रहा है, तो बोल रहा है 4% का मैं क्यों नुकसान कर रहा हूं, चल भाई मेरा पैसा वापस दे दे। एंड सिंस इट्स अ राइट आई कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है, तो दैट इज अ पुटेबल बॉन्ड। तो इसकी कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है, क्योंकि जब कॉलेबल हो जाएगा तो फिर कॉल प्रीमियम रह के हमारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, इसलिए ये ध्यान में है। और परपेचुअल बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो कब तक चलेगा, जब तक है जान, ठीक है, जब तक कंपनी रहेगी तब तक जो चलने वाला बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड विच इज देयर टिल द एंड, तो उसमें क्या होगा, कूपन 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 ही मिलता रहेगा, ठीक है। इट इज लाइक परपेचुअल एन्युटी का फॉर्मूला विच यूज्ड टू बी व्हाट, जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए अपॉन आई, वेयर आई इज द एक्सपेक्टेशन, ए इज द कूपन, ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। सपोज 100 रुपए का कूपन दे रहा है और 10% का ही एक्सपेक्टेशन है तो 1000 रुपए वैल्यू हो जाएगा, 8% का एक्सपेक्टेशन है तो अलग वैल्यू हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट एंड प्रोजेक्ट द कैश फ्लो पैटर्न। मेजरली स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस, के कैश फ्लो पैटर्न ही हमारा प्रोजेक्शन ही नहीं पता होता है क्या बेस रहता है। सो कूपन वेरी सिंपल, चेक क्या करोगे, एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है। जीरो कूपन बॉन्ड इंटरमीडिएट कूपन्स होंगे ही नहीं। कन्वर्टेबल बॉन्ड सारा रेगुलर है बट एंड में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड कूपन के साथ साथ प्रिंसिपल भी रीपे होगा। कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है या तो इशूअर के पास या इन्वेस्टर के पास, ठीक है, इधर टू कॉल बैक द बॉन्ड और टू सेल द बॉन्ड, ठीक है। इन परपेचुअल बॉन्ड देयर आर ओनली इंटरमीडिएट कैश फ्लो, देयर इज नो एंड कैश फ्लो, ठीक है, एटलीस्ट इन द गिवन सिनेरियो। वो होगा तो कब होगा, जब कंपनी बंद होगी तब होगा। सो ये हमारे वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स है जिसके बेसिस पे हमारा कैश फ्लो प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शन पता होना चाहिए। और इसके बेसिस पे अगर हम सिंपली देखें तो सबसे ज्यादा प्राइमरी पार्ट तो यही है कि हमेशा हमको कुछ बेसिक क्वेश्चन यही आते हैं कि वैल्यू कैसे निकालना है, तो बेसिक डिस्काउंटिंग करनी है। उसका एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी इज ₹100, द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट 110 एट द एंड ऑफ 5 years। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है वो किस पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं हाँ, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं हाँ, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं हाँ, डिस्काउंट पे रिडीम हो सकते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखना। अभी 4 चीजें बोली मैंने, ठीक है, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं हाँ, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं हाँ, प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं हाँ, डिस्काउंट पे रिडीम हो सकते हैं ना। तो यहां पे प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ये ध्यान रखना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द रिक्वायर्ड यील्ड, यील्ड मतलब डिनोमिनेटर, डिस्काउंट रेट मतलब डिनोमिनेटर, एक्सपेक्टेशन मतलब डिनोमिनेटर, कूपन मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। 5%, 5.1%, 10%, 10.1%। मैं एक और तरीका बताता हूं जनरली कि 5 वेरिएबल्स आपको दिमाग में सेट करने, कभी भी आपको बॉन्ड की प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई होगी तो उनमें से कोई एक मिसिंग होगा तो एक इक्वेशन बना देना, 2 मिसिंग होगा तो 2 इक्वेशन बना देना। पहला नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, दूसरा कूपन रेट, तीसरा यील्ड या डिस्काउंट रेट, ठीक है, चौथा आपका आ जाएगा कि एनुअल है कि सेमी एनुअल है, वो वाला फैक्टर, पांचवा कि आपका जो प्रीमियम है या डिस्काउंट है वो वाला फैक्टर। इन सबको कॉम्बो करोगे तो जनरली आपका कैश फ्लो पैटर्न प्रोजेक्ट हो सकता है वैसा। जैसे इधर आपका फेस वैल्यू कितना है देखिए 100, 100 का 10% कूपन है मतलब कितना हो जाएगा 10, और ईयरली नहीं बोल रखा तो ईयरली होगा, तो हमारा कैश फ्लो प्रोजेक्शन कैसा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 100 का 10% कितना होगा 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10 और यहां पे 10 + 110। क्यों 10 + 110 बताइए, क्योंकि 10
प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड यील्ड से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज कोई भी चीज की वैल्यू इस तरीके से होती है। इक्विटी में हम लोग ऐसे मल्टीपल ईयर्स क्यों नहीं पुटअप करते थे, बिकॉज उसमें हमेशा परपेचुइटी लगता है, क्योंकि शेयर कब तक चलेगा, अनलिमिटेड टाइम फ्रेम तक चलेगा, इसलिए। ठीक है, सो व्हाट विल डू इज 10 डिवाइडेड बाय, अगर हम पुटअप करें 1.05 रेस टू 1, 1.05 रेस टू 2, 1.05 रेस टू 3, 1.05 रेस टू 4 एंड 1.05 रेस टू 5। जब इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जिसको कैलसी पे आप डायरेक्टली फटाफट करना हो तो 10 डिवाइडेड बाय 1.05 5 बार इक्वल टू दबा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 बार और जीटी दबा देंगे तो सारे कूपन्स का पीवी आ गया, उसको एम प्लस कर देंगे और फिर जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू विच इज 110 इन दिस केस, उसको डिवाइडेड बाय 1.05 कर देंगे, फिर से 5 बार जीटी दबा देंगे और एम प्लस कर देंगे, और जो मेमोरी रिकॉल होगा वो आपका आंसर आएगा। कितना आ रहा है बताइए, 129.48, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये क्यों लाया, क्योंकि यहां से मेरे को एक नया मुद्दा शुरू करना था, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन कूपन एंड यील्ड, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिश्ता। अगर कूपन इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड यील्ड, योर बॉन्ड विल ऑलवेज ट्रेड एट अ प्रीमियम। If coupon is less than the required yield, bond will trade at discount, and if it is equal, then bond will trade at par. अभी देख लो कूपन कितना है 10%, यील्ड कितनी है 5%। मतलब देसी भाषा में समझे अगर तो 10% दे रही है कंपनी, जबकि बाजार में 5% है, तो जो बाजार में है उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो अच्छी बात हो गई, तो प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। वाइसा वर्सा कर दो, 5% दे रहे होते और 10% एक्सपेक्टेशन है, तो न्यूमरेटर छोटू है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। इसी सेम क्वेश्चन में एक और है, थर्ड वाला पार्ट, 10% बोला हुआ है, तो हमारा कूपन भी 10% था देखो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 10 10 10 10 और 10 प्लस 110। अब यहां पे क्या बॉन्ड पार पे ट्रेड करेगा, नहीं, क्योंकि ये 10 रुपए तो एक्स्ट्रा है ही है। अगर प्रीमियम नहीं होता तो ये बॉन्ड पार पे ट्रेड करता, हाँ, बट प्रीमियम है रिडेम्पशन पे, तो जो हमारी पार वाली होगी उससे थोड़ा सा प्रीमियम आए, एकदम थोड़ा सा बट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 4 एंड रेस टू 5, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका पीवी कर दीजिए जरा, कितना बनेगा ये 106.2, और अगर ये 110 को आप 100 ले लेंगे और फिर करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ही वैल्यू आएगा। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कई बार सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी गड़बड़ करते हैं या भूल जाते हैं, कि हम जब इसको डिस्काउंट करके यहां ला रहे हैं, दिस ऑल्सो मीन्स दैट ये जो 5% है ना, ये हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट है। मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं इसमें, इन सबको लास्ट ईयर पे ले जा रहे हैं और फिर लास्ट ईयर से यहां पे ला रहे हैं, बट लास्ट ईयर पे कौन से रेट पे लेके जा रहे हैं, 10% पे, और फिर वापस ला भी कौन से रेट पे रहे हैं, 10% पे। ये आगे बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यील्ड ढूंढो, अगर कूपन हम तुरंत एक्सपेंस कर देते हैं, तो कूपन हम जो है वो री इन्वेस्ट अलग रेट पे करते हैं, तो उसके कारण ये पार्ट रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखे मुद्दा, कि दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर मींस व्हाट, कि हम लोग एक्चुअली ये 10 को 5th ईयर पे ले जा रहे हैं। जो पहला 10 है उसको 4 साल के लिए री इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा 10 है उसको 3 साल के लिए, तीसरा 10 है उसको 2 साल के लिए, चौथा 10 है उसको 1 साल के लिए, आखिरी 10 है उसको 0 ईयर्स के लिए। फिर जो टोटल वैल्यू आएगी उसको वापस लेके आ रहे हैं, आप करके देखिएगा सेम ही वैल्यू आएगी। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजे पड़ जाएंगे, बट मॉड्यूल का एक बेसिक ऐसा समझ लो कि वार्म अप टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान में रख सकते हैं। जब आप 10.1 कर देंगे तो आपका अलग बेस आएगा। ठीक है, करके चेक कर लीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 1.11 या 1.101 1.101, ठीक है, 5 बार इक्वल टू जीटी एम प्लस एंड 110 डिवाइडेड बाय 1.101 5 बार इक्वल टू, एंड सिर्फ लास्ट वाला एम प्लस मेमोरी रिकॉल करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्या आ रहा है आंसर,
ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा 105 जैसा कुछ। डन। तो इससे थोड़ा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, जो मैंने बोला था कि ये मैंने रखे इसलिए है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स मुझे थोड़ी सी बतानी थी। क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप? पहली बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इफ यील्ड इज ग्रेटर देन कूपन। इन सब में प्राइमरी अजम्पशन है कि हमारा बॉन्ड पार पे रिडीम हो रहा है। ठीक है, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है कहानी अलग है, बट अगर पार पे रिडीम हो रहा है, यील्ड बड़ा है कूपन से, बॉन्ड किस पे, बॉन्ड की प्राइस किस पे आएगी? डिस्काउंट पे। यील्ड छोटा है कूपन से तो प्रीमियम पे। यील्ड इज इक्वल टू कूपन तो क्या आ जाएगा? पार। ठीक है, सो ये हमें जनरली मुद्दे ध्यान में रखने हैं और इसके बेसिस पे हमको फटाफट दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, अरे ये तो डिस्काउंट पे आएगा, अरे ये तो प्रीमियम पे आएगा, अरे ये तो इक्वल वैसा है वो आएगा। सेकंड पार्ट, ठीक है, ये इससे ही डिराइव्ड है। क्या? यील्ड, डिस्काउंट रेट, एक्सपेक्टेशन एंड प्राइस। यहां पे बीच में ऑब्लिक लगाया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये तीनों नाम से यूज होता है वो। तो दिस एंड प्राइस आर व्हाट? इनवर्सली रिलेटेड। व्हाट डज दिस मीन? कि अगर आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाओगे तो प्राइस गिरता जाएगा, डिस्काउंट रेट कम करते जाओगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा। फिर से, डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाओगे तो प्राइस कम होता जाएगा और डिस्काउंट रेट कम करते जाओगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो इनवर्सली रिलेटेड है ये तो हमने बता दिया, लेकिन इनवर्सली रिलेशन में ये भी मुद्दा ध्यान रखना है कि एक होता है ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक होता है ये क्या है? कॉन्वेक्स। सही, कॉनकेव भी आता है, ठीक है, वो भी आपने पढ़ रखा है। बट हमारा जो प्राइस यील्ड कर्व है, प्राइस यील्ड कर्व मतलब मैंने वाई एक्सिस पे प्राइस रख दिया, एक्स एक्सिस पे यील्ड रख दिया, तो प्राइस यील्ड कर्व है हमारा, दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो चेंज होता रहेगा, जो रेट ऑफ चेंज है वो चेंज होता रहेगा। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? ऐसा नहीं कि मैं यील्ड 1% कम करूं और यील्ड 1% बढ़ाऊं तो प्राइस में सेम परसेंट चेंज आएगा। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सपोज मेरा 10% का कूपन का बॉन्ड है और अभी 10% यील्ड है, तो 100 पे ट्रेड करेगा बॉन्ड या 1000 पे ट्रेड करेगा? अब मैं अगर यील्ड 10 का 9% कर रहा हूं और मैं यील्ड 10 का 11% कर रहा हूं, तो मेरा जो प्राइस चेंज है परसेंटेज टर्म्स में वो सेम नहीं आएगा, वो अलग अलग आएगा। और कॉन्वेक्स शेप है तो आप समझो कि सपोज यहां पे 10 आ रहा है, अब एग्जैक्ट मैं यहां पे 9 करता हूं और एग्जैक्ट यहां पे मैं 11 करता हूं। जब मैं यील्ड बढ़ाऊंगा तो जो रेट ऑफ चेंज है ये इतना आया है, विच इज लेस, इतना ही है। देखो पहले इतना था, अभी इतना हो गया। और जब मैं यील्ड कम कर रहा हूं तो जो रेट ऑफ चेंज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। दिस शोज व्हाट के द इंक्रीज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन यील्ड इज मोर देन द डिक्रीज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन यील्ड। शब्दों के साथ खेलना, ठीक है, बहुत अच्छे से हो सकता है इस चैप्टर के अंदर, तो ढंग से समझिएगा। कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सिटी वर्ड जो है ना वो इसी से ही आया है, क्योंकि कॉन्वेक्सिटी किसको कैप्चर करता है? इसी रेट ऑफ चेंज को कैप्चर कर रहा है कॉन्वेक्सिटी। क्योंकि हम जब ड्यूरेशन गिनेंगे आगे सीखेंगे तो ड्यूरेशन बताता है कि कितना वॉलेटाइल है बॉन्ड, बट ड्यूरेशन क्या अज्यूम करता है कि जो हमारा प्राइस यील्ड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होके वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारने से भी काम तो बन जाता है, बट समझ के करोगे तो और मजा आएगा। सो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, देयर इज कॉन्वेक्सिटी। सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब हो गया कि the increase in the price with respect to the decrease in the yield is greater than the decrease in the price with respect to increase in the yield। सर नंबर्स के टर्म्स में मतलब यह हुआ कि जब आप यील्ड को 10 से 9% करोगे तो जो प्राइस चेंज का इंक्रीज आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब आप 10 का कितना करोगे। ठीक है, एक हम लोग बॉन्ड लेते हैं, सपोज 5 ईयर 10% ₹1000 बॉन्ड है, ठीक है, और मैं 3 यील्ड लेता हूं, पहला 10%, फिर 8% और फिर 12%। तो 10 का 10% पे तो 1000 रुपए ही आएगा हमारा। ठीक है, करके चेक भी मत कर लेना, 1000 ही आएगा। ठीक है, बिकॉज जब हम लोग प्रीमियम पे नहीं रिडीम कर रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8% पे क्या आएगा वो निकालो और 12% पे क्या आएगा वो निकाल के बताओ।
12% पे आया है 927.90, 8% पे आया है 1079.85। तो यहां से यहां देखो 79.8 रुपीज का चेंज आया, 2% ही है ना, ठीक है। और 10 का 12 जब किया तो आपका चेंज कितना आया है, अगर हम देखें तो लगभग 72 रुपीज का आया है, ठीक है। वैसे तो 2% इधर किया है, 2% इधर किया है, तो अगर अगर ये स्ट्रेट लाइन होती ना तो ये चेंज सेम आता, बिकॉज स्लोप शुड हैव बीन कांस्टेंट, ठीक है। बट बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स शेप आप खुद देखो कैसा बन रहा है, ये यूं कॉन्वेक्स है तो ऊपर की ओर कर्व ले रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कर्वेचर आपका जो प्राइस चेंज है, मैं इतना इधर चेंज कर रहा हूं, इतना ही इधर चेंज कर रहा हूं, तो यहां पे जो प्राइस चेंज है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू दिस वाला। ऊपर वाली लाइन थोड़ी बड़ी है, नीचे वाली लाइन थोड़ी छोटी है, बिकॉज वो कर्व यूं जा रहा है, ठीक है। इसको आप एक्सेल पे पुटअप करेंगे तो और ब्यूटीफुली आपको माइन्यूट चेंज आएगा। छोटे चेंजेस पे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर बड़े चेंजेस पे काफी फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये प्राइस यील्ड कर्व का रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है, आगे बहुत बार काम में आएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज गिवन दैट प्राइस यील्ड कर्व इज व्हाट, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर क्या आता है, बॉन्ड प्राइस, ठीक है, इसका ये समरी है यहाँ पे, व्हाट, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज, ठीक है, मोर व्हेन द यील्ड फॉल्स एज कंपेयर टू डिक्रीज इन प्राइस व्हेन द यील्ड राइजेस, ठीक है, जो अभी बताया था। और एक और आपको जो मुद्दा ध्यान में रखना है वो है लॉन्गर द मैच्योरिटी ग्रेटर द वॉलेटिलिटी, ठीक है, शॉर्टर द मैच्योरिटी लोअर द वॉलेटिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ सर, एक 5 साल का बॉन्ड लो, एक 30 साल का बॉन्ड लो, ठीक है। देखो नंबर्स पसंद है ना अगर आपको, तो ये चैप्टर एकदम मतलब आपका मेंटल एक्सरसाइज ही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज आपको पसंद है, क्रिकेट, जिम, ठीक है, रनिंग, आप वही कर रहे हो। तो प्रिंसिपली वो वही है, क्योंकि अक्सर ऐसा फाइनल वालों का थोड़ा वो भी रहता है, सर जीवन ही पूरा क्या हो गया बताए, सब छूट गया है, ये छूट गया, वो छूट गया। तो इट इज मोर ऑफ दैट पार्ट, बिकॉज इफ यू लव नंबर्स दिस इज मोर और लेस, ठीक है, वेरी रूटीन थिंग विच यू मस्ट एंजॉय। तो लॉन्गर द मेच्योरिटी मोर द वॉलिटिलिटी का मतलब, एक 30 साल का बॉन्ड लो, एक 5 साल का बॉन्ड लो, दोनों में 1-1% यील्ड कम करो। जो 30 साल वाला होगा ना उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, मतलब ज्यादा चेंज आएगा, मतलब ज्यादा डेविएशन आएगा इन द प्राइस एज कंपेयर टू जो 5 साल वाला होगा। क्यों? क्योंकि 5 साल में कैश फ्लोज छोटे टाइम फ्रेम तक है और उसमें बड़े टाइम फ्रेम तक है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आगे कहीं काम नहीं आएगा। बट दीज ऑल पॉइंट्स विल हेल्प यू वेरी मच टू डिटरमाइन द जनरल प्रोजेक्शन ऑफ द कैश फ्लो दैट इज देयर। सो वो थोड़ा सा हमें पर्सपेक्टिव में लेके आना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, ध्यान में रखे। वापस फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, यील्ड कूपन का रिश्ता हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा इनवर्स रिलेशनशिप, वो फर्स्ट से कनेक्टेड ही है, ठीक है। वैसे सेकंड पॉइंट है प्राइस यील्ड कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, जो इससे कनेक्टेड है। एंड थर्ड पॉइंट ये हो गया हमारा लॉन्गर द मैच्योरिटी मोर द वॉलिटिलिटी एंड शॉर्टर द मैच्योरिटी लोअर द वॉलिटिलिटी, वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको अगेन 30 साल 5 साल का एग्जाम्पल लेके कर नहीं रहा, ठीक है, बता नहीं रहा, बट आई थिंक वेरी मच डूएबल है, आप उसको कर पाएंगे। सो ये एक और कहानी और मुद्दा हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज टाइप्स ऑफ यील्ड। अभी तक हम लोग बार बार कूपन, कैश फ्लोज, उसकी डिस्कशन कर रहे थे, मतलब हम किस पे बात कर रहे थे, न्यूमरेटर। बट अगर हमें प्राइस भी ढूंढना है ना तो दोनों चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। जब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में देखो एक्चुअली में क्या होता है वो भी थोड़ा बता रहा हूं। कोई भी बॉन्ड का हम लोग नॉर्मल वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये अगेन नॉट रेलेवेंट टू द मेन सम्स, ठीक है, बट रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। देयर इज अ स्पॉट रेट कर्व विच इज जनरली फाउंड आउट। आप कुछ नहीं, आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अलग अलग मैच्योरिटीज के जो बॉन्ड्स है, ठीक है, उनका यील्ड पकड़ लो, ठीक है, वो दिया हुआ ही होगा, उनका यील्ड पकड़ोगे और उन यील्ड को अलग अलग मैच्योरिटी के साथ पुटअप कर दोगे तो कर्व बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट कर्व। नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी एक तरफ रख रहे हैं, यील्ड एक तरफ रख रहे हैं। तो 3 साल का बॉन्ड है उसकी कितनी यील्ड है, 5 साल का बॉन्ड है उसकी कितनी यील्ड है, 8 साल का बॉन्ड है उसकी कितनी यील्ड है, सबको जोड़ो
तो एक कर्व बनेगा, वो कर्व नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग होगा, कैन बी फ्लैट, कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग होगा। सो ये जो अपवर्ड स्लोपिंग स्पॉट रेट कर्व बन रहा है हमारा, उससे क्या आएगा, अलग अलग मैच्योरिटीज के लिए अलग अलग रिटर्न आएगा। अब बॉन्ड का नॉर्मली वैल्यूएशन कैसे होता है, आप कैश फ्लोज रखो 100 100 100, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ रिटर्न हमारा बैठ रहा है सपोज 8%, सपोज सेकेंड ईयर का रेट ऑफ रिटर्न इस कर्व से बैठ रहा है 8.5%, और थर्ड ईयर का जो रेट ऑफ रिटर्न है इस कर्व से बैठ रहा है सपोज 9%। तो अब इससे एक प्राइस आएगी, लेकिन कोई मुझसे जब पूछेगा भैया कितना छूट रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना, तीसरे साल का इतना, हो वैसा ही रहा है। हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, एक नॉर्मल रेट बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा तो इतना आया, जो कि वैसे देखे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, सपोज आप 5 साल से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो पहले साल अलग रिटर्न होगा, दूसरे साल अलग रिटर्न होगा, तीसरे साल अलग रिटर्न होगा। व्हाट विल से इज मेरा तो CAGR इतना बैठा है, कैगर इतना बैठा है मेरा, ठीक है, मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इतना बैठा है, दिस इज द टर्म जनरली वो यूज। यहां पे बॉन्ड में हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, YTM। मतलब अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे और करंट प्राइस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा यील्ड टिल मैच्योरिटी इतना आ रहा है, मतलब ये वो रेट है जो मैं कमा रहा हूं। इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्चुअली मैं हर साल सेम नहीं कमा रहा हूं, बट उसको बोलना बहुत मुश्किल होगा कि पहले साल का मैं 8 कमाया, दूसरे साल का 8.5 कमाया, तीसरे साल का 9 कमाया। इसकी जगह पे हम लोगों को बोलना क्या इजी रहेगा, यार मेरा तो YTM इतना रहा। तो रियल लाइफ में पता क्या होगा, सपोज मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड हूं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड अलग अलग लिए स्पॉट रेट कर्व से, ठीक है, और हर एक साल के कूपन को उसकी रिस्पेक्टिव स्पॉट रेट से डिवाइड कर दिया। स्पॉट रेट को और डिटेल में अभी नेक्स्ट टॉपिक है, इमीडिएट बाद में, ठीक है। तो उसकी हर एक रिस्पेक्टिव स्पॉट रेट से डिवाइड कर दिया। स्पॉट रेट मतलब उस साल तक का इफेक्टिव रिटर्न। जैसे 2 ईयर स्पॉट रेट 9% है, तो पहले साल अगर 8% है स्पॉट रेट, मतलब सेकेंड ईयर आप 10 कमाओगे, ताकि 2 साल का इफेक्टिव 9 बैठे। तो 0 कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो, RBI की साइट पे जाओ, वहां से जो यील्ड बैठ रही है वो स्पॉट रेट बैठ गई आपकी, क्योंकि 0 कूपन मतलब बीच में कुछ भी नहीं, उस साल तक का। तो फर्स्ट ईयर का 8%, दूसरे साल का 8.5%, तीसरे साल का 9%, ये बॉन्ड से आपने एक प्राइस निकाल ली। नाउ यू वोंट से दिस टू एनीवन कि भैया मेरा तो ये आया है। यू विल से व्हाट, इसकी प्राइस निकालो जरा एक बार, कितनी बैठ रही है इस पे। 100 डिवाइड बाय 1.08 m प्लस 100 डिवाइड बाय 1.085 2 बार इक्वल टू m प्लस, एंड 1100 डिवाइडेड बाय 1.09 3 बार इक्वल टू m प्लस। मेमोरी रिकॉल कितना आएगा, 1026.93। अब आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मैं तो पहले साल 8 कमा रहा हूँ, दूसरे साल 8.5 कमा रहा हूँ, तीसरे साल 9 कमा रहा हूँ। मैं एक ऐसी कॉमन रेट निकालने की कोशिश करूंगा जो इस प्राइस को इस कैश फ्लो के साथ सेट हो जाए, विच विल बी वॉट, 8.5 के आजू बाजू ही बैठेगा। करो 100 डिवाइडेड बाय 1.085 3 बार इक्वल टू GT m प्लस, एंड 1000 डिवाइडेड बाय 1.085 3 बार इक्वल टू m प्लस। मेमोरी रिकॉल 38 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा रेट, ठीक है। 8.8 ले लीजिए और 8.8 पे चेक करके देखिए। क्योंकि 8 तो कभी नहीं आना था वो, क्योंकि उससे ऊपर ही था, 8.5 सेंटर पे था, बट 8.5 भी नहीं आना था वैसे लॉजिकली, क्योंकि 1000 जो है वो बड़ी रेट पे डिस्काउंट हो रहा है, तो रेट 9 के आजू बाजू आनी चाहिए थी पहले से ही, ठीक है। कितना आ रहा है 8.8 पे, 1030। तो 8.9 जब हम करेंगे तो लगभग हमारा सेट हो जाएगा। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि कहने को तो मैं 8, 8.5 और 9% से डिस्काउंट कर रहा हूं, पर मेरी यील्ड टिल मैच्योरिटी कितनी है अगर हम देखें तो 8.9। इट्स अ कॉमन रेट विच इज यूज्ड फॉर एवरी ईयर, ठीक है, एंड दैट इज माई इफेक्टिव यील्ड इफ आई होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। देसी भाषा में बोले तो इस पे पैसा इतना लगाया आपने, इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, तो कितना रिटर्न छूटेगा। YTM assumes that the cash flows are reinvested at YTM rate. It is nothing but the IRR that we learnt in CA Inter. ठीक है, easier way to remember is YTM is nothing but your IRR. IRR हम क्या करते थे, सारे कैश फ्लोज लिख देते थे, एक ऐसी रेट जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करे, वो होता है, ठीक है। सो YTM वैसे भी IRR ही है।
बट प्राइस हम फर्स्ट केस में वैसे ही निकालते। तो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड लेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़ा रिस्की होगा। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड का स्पॉट रेट से यील्ड आया है उसमें हम क्या थोड़ा ऐड कर देंगे, स्प्रेड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। और उस स्प्रेड को यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस आ गया, राइट हैंड साइड पे सारे कैश फ्लोज आ गए, एक ऐसी रेट जो इसको इक्वेट कर देगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी RYTM। ठीक है, दैट इज यील्ड टिल मैच्योरिटी। ये हमारा फर्स्ट तरह का पार्ट आया इन द यील्ड। करंट यील्ड तो बहुत इजी है, करंट यील्ड इज नथिंग बट योर कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस। पूछते ही नहीं है कभी, बट पूछ ले तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। व्हाट इज करंट यील्ड, कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस। मतलब सपोज अभी के केस में 1026.92 प्राइस आया है और पहले साल का कूपन 100 है, तो करंट यील्ड क्या हो जाएगा, 100 बाई 1026.92। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर तीनों साल की करंट यील्ड सेम ही होगी क्या, नहीं। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपने ये यहाँ पे एक और मुद्दा मैं ऐड कर देता हूं कि नॉर्मली अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो जो बॉन्ड प्रीमियम पे है वो धीरे धीरे कहां पे जाएगा, पार पे, और जो बॉन्ड डिस्काउंट पे है वो धीरे धीरे वो भी कहां जाएगा, पार पे। मतलब सपोज कोई बॉन्ड की वैल्यू आज 1080 है, तो अगले साल वो कम होके कम होके कम होके जब हम मैच्योरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो वो 1000 के पास पहुंच जाएगी। और कोई बॉन्ड 920 पे ट्रेड कर रहा है तो वो बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के वो यहां पहुंच जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कब करेगा बॉन्ड, बताओ, जब यील्ड कम होगी। यील्ड मतलब रिटर्न हो गया, तो मैं 1080 पे रिटर्न कम ऐड कर रहा हूं लेकिन कूपन बड़ा माइनस कर रहा हूं, इसलिए मेरा परसेंटेज कम ऐड होगा, माइनस ज्यादा होगा, तो वो 1080 1060 पे आ जाएगा, मे बी देन 1042 में बी, देन 1018 में बी, देन 1000 पे पहुंचेगा। तो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ सेट्रस वेरिएबल्स, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द बॉन्ड व्हिच इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम विल स्लोली मूव टुवर्ड्स पार ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, and the bond which is trading at discount will also slowly move towards par with the passage of time। इसको भी अगर इतना पुटअप कर ही रहे तो सिर्फ एक एग्जांपल से और पुट कर देते हैं। सपोज एक 5 ईयर बॉन्ड है, 8% यील्ड है, ठीक है, और 10% कूपन है और 1000 का फेस वैल्यू है। मुझे जरा फटाफट एक बार प्राइस निकाल के बताओ कितनी आ रही है। This will be 100 divided by 1.08, 5 बार इक्वल टू GTM प्लस 1000 डिवाइड बाय 1.08, 5 बार इक्वल टू M प्लस मेमोरी रिकॉल 1079। ये 5 इयर्स बचे थे हमारे, अब एक साल बीत गया, सपोज 4 इयर्स बचेंगे तो कितना आ रहा है प्राइस बताइए। 100 डिवाइड बाय 1.08, 4 बार इक्वल टू GTM प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.08, 4 बार इक्वल टू M प्लस मेमोरी रिकॉल 1066। ठीक है, सेम 3 इयर्स पे निकालो जरा कितना आएगा, कोई एक जन 2 इयर्स पे भी निकाल लो। 1051 एंड देन 2 इयर्स पे 1035। देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कोई बॉन्ड अगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है स्लोली किधर मूव होगा, पार पे। वैसे इसका डायरेक्ट तरीका है, क्या डायरेक्ट तरीका है, हम 1079 पे हैं, कितना कमा रहे हैं, तो 1079 पे हम यील्ड कमाते हैं कि कूपन कमाते हैं, यील्ड। तो करो 1079 प्लस 8%, 1079 प्लस 8%, कितना आ गया, 1165 आ गया, माइनस 100 तो आ गया आपका प्राइस कितना, 1065। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया जिसपे आप कमा कितना रहे हो, 8%, पर मिल कितना रहा है, 100 मिल गया। तो जितना आपने रिटर्न कमाया उससे ज्यादा मिल गया, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे की ओर प्राइस आ गया। वापस अगर सेकेंड ईयर पे जाना है तो पूरी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे, प्लस 8% माइनस 100, तो आप कहां पे पहुंच गए, 1051, प्लस 8% माइनस 100 तो कहां पे पहुंच गए, 1034, प्लस 8% माइनस 100 तो कहां पे पहुंच गए, 1017, और लास्ट में प्लस 8% माइनस 100 करोगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, 1000, और 1000 आपको मिलेगा।
तो वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्या? बॉन्ड जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, सेट्रस पेरिबस, मतलब यील्ड चेंज नहीं हुई, तो धीरे धीरे वो किसके टुवर्ड जाएगा? पार। और बॉन्ड जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, सेट्रस पेरिबस, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो कहां जाएगा? पार। ठीक है, ये रिवीजन के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखें। सो इधर हम लोग यील्ड की डिस्कशन कर रहे थे, तो यील्ड में करंट यील्ड, कूपन अपॉन प्राइस, हर साल का प्राइस चेंज होता रहेगा तो आपका करंट यील्ड भी चेंज होता रहेगा। और वाईटीसी, वाईटीएफपीसी कम पूछते हैं, बट ध्यान में रखना है, वाईटीसी मतलब यील्ड टू कॉल एंड वाईटीएफपीसी मतलब यील्ड टू फर्स्ट पार कॉल। यील्ड टू कॉल क्या होता है? हम मैच्योरिटी तक बॉन्ड को होल्ड ही नहीं कर रहे, हम क्या मान रहे हैं, अगर इशूअर ने 10 साल का बॉन्ड है, 7वें साल पे कॉल ऑप्शन है, उसको एक्सरसाइज कर लिया, तो मेरी क्या यील्ड बैठेगी? तो उस केस में फिर मैच्योरिटी वैल्यू पे 1000 लेने की जगह हम पता है क्या लेंगे? कॉल प्राइस लेंगे। एंड कॉल प्राइस क्या होगी? जनरली फेस वैल्यू प्लस अ सर्टेन प्रीमियम। जैसे वो सब कहां दे रखा होता है? इंडेंचर ऑफ द बॉन्ड में। इंडेंचर मतलब जहां पे सारे कोवेनेंट्स लिखे होते हैं। कोवेनेंट्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। इंडेंचर मतलब अग्रीमेंट। इंडेंचर में, कोवेनेंट्स में लिखा हुआ होगा 7th ईयर पे इतने पे, 6th ईयर, 8th ईयर पे इतने पे, 9th ईयर पे इतने पे, 10th ईयर पे इतने पे। तो अगर बॉन्ड कॉल किया इशूअर ने, तो मैं मैच्योरिटी तक होल्ड ही नहीं कर रहा हूं, तो अलग कैश फ्लो पैटर्न बनेगा। तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है? दोनों तीनों यील्ड एक्सप्लोर करेगा। मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो इतना यील्ड बैठेगा, अगर 7वें साल पे कॉल हो गया तो इतना यील्ड बैठेगा, 9वें साल पे पहली बार 1000 पे कॉल हो रहा है, मतलब कॉल प्रीमियम नहीं है, तो यील्ड टू फर्स्ट पार कॉल मतलब पहली बार जब वो पार पे कॉल होगा। पार मतलब फेस वैल्यू। वैसे तो कब होता है बॉन्ड कॉल? मैच्योरिटी पे। पर फर्स्ट पार कॉल मतलब मैच्योरिटी से पहले भी कभी ऐसा हो सकता है कि 1000 पे कॉल करने का ऑप्शन हो। सर फिर कोई तो खरीदेगा ही क्यों? मत खरीदो। क्या ये सब चीजें पहले से पता होती है? हाँ। कहां मेंशन होगा? कोवेनेंट्स में, इन द इंडेंचर ऑफ द बॉन्ड। तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो वाईटीसी इज व्हाट? सपोज यू आर गिवन दैट द बॉन्ड हैज अ कॉल ऑप्शन, द बॉन्ड हैज अ कॉल ऑप्शन, ठीक है, एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एंड इट विल बी कॉलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हम क्या करेंगे? 100 100 100 100 100 100, 1 2 3 4 5 6 एंड 100 प्लस 1050, और आज की प्राइस है सपोज 920, सपोज, ठीक है। तो अब एक ऐसी यील्ड जो इसको इक्वेट कर दे, वो आपका क्या हो गया? YTC, यील्ड टू कॉल, इफ द बॉन्ड इज कॉल्ड एट 7th ईयर। अगर 8th ईयर है और 8th ईयर पे सपोज ये प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, 1030 है, तो अब एक 100 और आएगा और यहाँ पे 100 प्लस 1030 आ जाएगा। तो अगर बॉन्ड 8वें साल पे कॉल होगा तो मेरा YTC बैठेगा, 7वें पे होगा तो ये बैठेगा, 9वें साल में वो 1000 पे ही कॉल होगा तो YTFPC आ जाएगा। तो कितने तरह की यील्ड हो गई हमारी? 3। पहली कौन सी है? करंट यील्ड। क्या फॉर्मूला होगा करंट यील्ड का? कूपन अपॉन प्राइस। दूसरा क्या होगा हमारा? YTM। YTM क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी। अनदर नेम फॉर YTM इज व्हाट? IRR। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस, राइट हैंड साइड पे ऑल द कैश फ्लोज इंटरमीडिएट टिल व्हाट? मैच्योरिटी। बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो हमारा रिटर्न कितना बैठेगा? इसमें हम क्या मान रहे हैं कि द कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट विच रेट? YTM रेट। और YTC मतलब बॉन्ड अगर अवधि से पहले कॉल हो जाता है तो YTC बैठेगा, विच इज व्हाट? यील्ड टू कॉल। ठीक है, ये आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड है जो आपको ध्यान में रखनी है। कैश फ्लो पैटर्न, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ यील्ड, ठीक है, ये सब मुद्दे हम जब ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक हमारा इजी रहेगा कैश फ्लो प्रोजेक्ट करना, एंड फिर आपके सम्स काफी इजी बन सकते हैं। दैट्स हाउ यू जनरली गो अहेड विद इट। ये फंडामेंटल ऐसा बोल दो पर्सपेक्टिव है चैप्टर का। कभी भी चैप्टर करो तो ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ढंग से पता है तो बहुत क्विकली आप चीजें फटाफट 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 कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड, मिस्टर आलोक हैज डिसाइडेड टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट फॉर वैल्यूइंग द बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं, स्प्रेड वर्ड बताया था, तो कुछ नया नहीं है ये। ठीक है, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कोवेनेंट्स। तो यहां पे कोवेनेंट में क्या दे रखा है? जिस बॉन्ड की AAA क्रेडिट रेटिंग होगी, मतलब बहुत शानदार, ठीक है, AAA, ठीक है, देन बेसिकली वो ऐसे कम होता रहता है, देन ठीक है AA+ होता है, देन AA, फिर AA- होता है, ठीक है, इट गोज ऑन लाइक दैट।
तो ट्रिपल ए का क्या डिस्काउंट रेट होगा? 364 ट्रेजरी बिल डे, 360 डे ट्रेजरी बिल रेट प्लस 3% स्प्रेड। तो नीचे कहीं ना कहीं ट्रेजरी बिल आपको दे रखा होगा, ठीक है, ये रहा। अज्यूम द 364 ट्रेजरी बिल रेट टू बी हाउ मच? 9%। तो अगर 9% ट्रेजरी बिल का रेट है तो ट्रिपल ए का कितना डिस्काउंट रेट लेंगे आप? 12%। क्यों 12%? गवर्नमेंट बॉन्ड शॉर्ट टर्म वाला कम है, ठीक है। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग, एक तो ड्यूरेशन ज्यादा है, बट क्रेडिट रेटिंग में भी गवर्नमेंट की जगह पे कोई कॉर्पोरेट ने इशू किया है, तो थोड़ा रिस्क तो ज्यादा ही है, बिकॉज बॉन्ड में ढेरों तरह के रिस्क होते हैं। वो ऑलरेडी चैप्टर 2 जो रिस्क मैनेजमेंट में उसमें भी कवर्ड है, बट थोड़ा सा प्राइमरी अगेन उसके बारे में बताऊं तो एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बॉन्ड का प्राइस हो। क्रेडिट रिस्क, अब गवर्नमेंट के उठने की संभावना और कॉर्पोरेट की उठने की संभावना में रात दिन का फर्क होता है। गवर्नमेंट उठेगी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, मेजॉरिटी आई यूज, ठीक है, बट कॉर्पोरेट्स मेजॉरिटी कंट्रीज में उठ सकते हैं। तो क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है, फिर एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है, उसके बाद आपका सॉवरेन रिस्क, बहुत सारे डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना स्प्रेड बड़ा होगा, जितना स्प्रेड बड़ा होगा उतना हमारा जो वॉलेटिलिटी है या प्राइस पे इंपैक्ट पड़ सकता है ऐसा। तो ये 12% हो गया, ये कितना हो जाएगा? 12% प्लस 2% कितना हो जाएगा? 14%। एंड ये कितना हो जाएगा आपका? ट्रिपल ए प्लस 3% स्प्रेड, डबल ए नहीं बोला, ट्रिपल ए बोला है, तो ट्रिपल ए आपका 12 ही था, 12 प्लस 3% कितना होगा? 15। एक और चीज इसमें क्या सीखी? जितनी खराब क्रेडिट रेटिंग उतना ज्यादा यील्ड, और खराब क्रेडिट रेटिंग में यील्ड ज्यादा मतलब प्राइस अपने आप कम होगा। तो खराब चीज की प्राइस कम हो रही है, अच्छी चीज की प्राइस ज्यादा हो रही है। ही इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ डबल ए रेटेड बॉन्ड, 1000 face value, and bond is currently selling at 1025.86. The bond has 5 years to maturity and the coupon rate on the bond is 15% per annum payable annually. The next interest payment is due in 1 year from today and the bond is redeemable at par. You are required to calculate the intrinsic value of the bond, मतलब fair value based on cash flow method, ठीक है। For Mr. Alok, should he invest in the bond? Calculate the current yield and YTM of the bond. अभी yield पढ़ा तो एक normal question लिया सिर्फ कि कैसे हमें निकालना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए कैश फ्लो प्रोजेक्शन चलने चाहिए। याद करते हैं 5 चीजें। सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी है बोलो? 1000। फिर हम लोगों को सेकंड क्या बोला? कूपन रेट कितना है बोलो? कूपन रेट, कूपन रेट 15%। देन डिस्काउंट रेट, डीवी है क्या? हाँ, कितनी है? 14%। कूपन एनुअल है कि सेमी एनुअल है? एनुअल। और टर्म टू मेच्योरिटी कितना है? 5 इयर्स। तो मैं कैश फ्लो का प्रोजेक्शन रख दूंगा। क्या लिखूंगा इधर? ईयर 1 2 3 4 5। पहले साल में कितना लिखूंगा बोलिए? 100। दूसरे साल में 100। तीसरे साल में 100। चौथे साल में 100। पांचवें साल में कितना रखूंगा? 100 प्लस 1000 कितना आ जाएगा? 1100। इसको किससे डिस्काउंट करूंगा मैं अगर हम देखें तो? अच्छा 100 नहीं, सॉरी 15% है, रुको 10% ले लिया, सब एग्जाम्पल में वही ले रहे थे तो ठीक है। ये हो जाएगा 150 150 150 150 एंड 150 प्लस 1000, ठीक है, क्योंकि वो रिडीम कुछ नहीं बोला है तो पार पे ही होता है। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग बोलो? 9% से करेंगे, 12 से करेंगे, 14 से करेंगे, 15 से करेंगे, 14% से, क्योंकि हमने डबल ए रेटेड बॉन्ड लिया है। डबल ए रेटेड का डिस्काउंट रेट क्या होगा? ट्रिपल ए प्लस 2%, और ट्रिपल ए का क्या होगा? 9 प्लस 3%। तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पे हम लेंगे 1.14 रेस टू 1, 1.14 रेस टू 2, 1.14 रेस टू 3, 1.14 रेस टू 4 एंड 1.14 रेस टू 5, ठीक है। इन सब का पीवी कर देते हैं अपने, तो एक वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 1034.33, ठीक है, 1034.33। ये फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गया। बाजार में कितने पे अवेलेबल है आज की डेट में? 1025.86। तो सस्ता अवेलेबल है, तो मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? खरीद लेना चाहिए, सिंपल। पर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सेकंड, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू शुड इन्वेस्ट, पहला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, डन छे, ठीक है। देन शुड ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड? यस। थर्ड, कैलकुलेट द करंट यील्ड। अभी देखा था करंट यील्ड मतलब 150 डिवाइडेड बाय 1034.33, ठीक है, और 1025.86,
ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 1025.86 करूंगा या 1034.33 करूंगा, 1025.6, ये हमारी फेयर वैल्यू है। लेकिन बाजार में अगर इतने पे मिल रहा है तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट 1025 ही होगा। सो करंट यील्ड विल बी व्हाट, 150 बाय 1025.86। एंड लास्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? द रेट ऑफ रिटर्न इफ यू परचेज द बॉन्ड टुडे एंड 150, 150, 150, 150 एंड 1150, दैट इज होल्ड टिल मैच्योरिटी। एक ऐसी रेट जो इन दोनों को इक्वेट कर दे, वो आपका YTM होगा। बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड को किससे इक्वेट कर देंगे? राइट हैंड साइड से, वो आपका YTM होगा। अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, 14% पे हमारा कितना आया था? 1034 आया था। हम लोगों को क्या करना है? प्राइस गिराना है, 1025 करना है। तो यील्ड क्या करेंगे? बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे। तो 14 की जगह क्या लेना चाहिए हम लोगों को? अगर 15 ले लेंगे तो 1000 ही हो जाएगा, बिकॉज पार वैल्यू पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 14 और 15 के एक बीच की रेट लेनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ले लीजिए, कितना लेंगे? मे बी 14.8 टाइप सी लीजिए, 8 या 7, क्योंकि 14 से 15 में तो आपका काफी ज्यादा गिर जाएगा वैसा। ठीक है, 14.8 नहीं, सॉरी 14.2, 14.3 टाइप्स लीजिए। ठीक है, तो आपका वैल्यू उसके हिसाब से आएगा। कितना आएगा? 14.25 जैसा आ रहा है, करके देख लो एक बार। 150 डिवाइडेड बाय 1.1425, 1 2 3 4 5 GT M प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.1425, 5 बार इक्वल टू M प्लस मेमोरी रिकॉल 1025.60 आ रहा है। वी आर वेरी मच देयर। तो 14.25 इज आवर YTM। सर आपने ओरली कैसे नक्की किया? देखो, जब मैं 14 से 15% कर दूंगा तो प्राइस कितना गिरेगा? 35 रुपीज गिरेगा, राइट? तो अगर मैं 14.5 लूंगा तो प्राइस लगभग 17 गिरेगा, पर मुझे तो प्राइस 10 ही गिराना है, तो मतलब मुझे 14.5 से भी छोटी रेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनफैक्ट मैंने तो और किया, मुझे 17 की जगह भी 8 ही गिराना था, 8 या 9 जैसा ही, तो मैंने तो 0.5 का भी और आधा कर दिया, तो 14.25। नहीं तो दुर्घटना से देर भली है, आप आराम से पहले 15 पे ट्राई करना, आप जादू देखोगे, 1000 आएगा, फिर उसके बाद 14.9 लेना, फिर 5 लेना, फिर 3 लेना, फिर फाइनल देख लेना। बट एग्जाम में अगर टाइम सेव कर पाओ तो बेटर होगा। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच विल गिव यू, मतलब जो 4 चीजें पूछ रहे हैं आपको, एक MCQ में भी ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, 5 मार्क में भी दे सकते हैं। बेसिक प्राइस ढूंढो, पहली इन्वेस्ट करना है कि नहीं, दूसरा करंट यील्ड, तीसरा और यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? प्राइस 1034 मत ले लेना, 1000 कितना लेंगे? 25, बिकॉज उस पे इन्वेस्ट करके हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो कितना वैल्यू आना चाहिए वो बनेगा। सो 3 तरह की यील्ड हो गई हमारी। पहला करंट यील्ड, बोलो क्या फॉर्मूला होगा? कूपन बाय प्राइस। दूसरा YTM, अनदर नेम IRR. What is YTM or IRR? If we invest in the bond today at CMP and hold the bond till the maturity, the rate of return that we get is our YTM. And third is YTC, that is yield to call, जो कि मल्टीपल हो सकती है, क्योंकि हर साल के एंड पे अलग अलग आपके रेट पे कॉल हो सकता है। तो yield to call at the end of 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 कैसे ईयर्स भी आ सकते हैं, उस हिसाब से वैल्यू निकालना चाहिए। तो अगेन ये चैप्टर बहुत इजी होगा जब आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की वैरायटी क्लियर हो। मैं फटाफट कॉलेबल बॉन्ड बोल रहा हूँ और आप दिमाग में प्रोसेस ही कर रहे हो कि कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, इश्यूअर के पास होता है कि इन्वेस्टर के पास होता है, तो प्रॉब्लम है। सो whenever you do this chapter, make sure that you are very thorough with the cash flow patterns and the relationship. मैं जब बोलूँ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन तो पता चलना चाहिए क्या है। मैं जब बोलूँ कि यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, आइडिया आना चाहिए। मैं बोलूँ कि इस पे री इन्वेस्ट हो रहा है तो पता होना चाहिए। तो इसलिए ये फंडामेंटल्स थोड़े नेसेसरी है। ठीक है, उसको पक्का कर लोगे तो आगे बहुत इजीली आई थिंक हम कर पाएंगे। सो दिस इज वन क्वेश्चन ऑन योर यील्ड थिंग। ठीक है, थोड़ा सा और ये अगेन मॉड्यूल के 2 छुटकू क्वेश्चंस है, बट इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है 2 मार्क के लिए कभी भी इंस्टीट्यूट या 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। ठीक है, थोड़ा आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके लिए क्वेश्चन लिया है। 10% GOI सिक्योरिटी currently quoted at rupees 110, face value 100, but yield is expected to grow by 1%. Again price yield relationship समझ रहे हैं।
मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, 4-5 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, कूपन 10% दिया हुआ है क्या, बोलिए। दूसरा, फेस वैल्यू 100। तीसरा, करंट मार्केट प्राइस 110। चौथा, यील्ड मिसिंग। पांचवा, नंबर ऑफ इयर्स, टाइम भी मिसिंग। टाइम मिसिंग होगा कभी भी, दैट हैज टू बी परपेचुअल बॉन्ड, क्योंकि टाइम है ही नहीं, मतलब कब तक चलेगा, जब तक है जा। ये 4-5 चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा कोई भी चीज पुटअप करना। तो टाइम मिसिंग है, मतलब वो क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए अपॉन आई। कैपिटल ए मतलब मार्केट प्राइस, स्मॉल ए मतलब कूपन, और आई मतलब यील्ड। तो ये जो परपेचुअल एंटिटी का फॉर्मूला, उसी को ही रीराइट किया मैंने। तो करंट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, बोलो बच्चों, 110। कूपन कितना होगा, 100 का 10%, 10 रुपए हो जाएगा। तो क्या इससे यील्ड निकल जाएगी मेरी, क्या निकलेगी यील्ड, यील्ड विल बी 10 अपॉन 110, 9.090909%। कभी भी ध्यान रखना, परपेचुअल बॉन्ड का करंट यील्ड ही उसका यील्ड होगा, इसलिए भी ये सम अभी इधर रखा। परपेचुअल बॉन्ड का करंट यील्ड ही यील्ड होगा, बिकॉज करंट यील्ड क्या होता है, कूपन अपॉन प्राइस। परपेचुअल बॉन्ड में तो वही देखना है, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी तो है ही नहीं ना। क्यों नहीं है मेच्योरिटी, परपेचुअल है इसलिए। ठीक है, अब ये तो करंट यील्ड आई हमारी। अब यील्ड हमारा क्या होने वाला है, देखो, यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%। तो न्यू यील्ड कितना हो जाएगा, 10.0909%। सो हमें पूछा हुआ है कि मार्केट प्राइस ढूंढो, हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 10.0909%, कितना आ जाएगा, ढूंढ लीजिए। आई थिंक 100 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 10 से बड़ा हो गया डिनोमिनेटर। कितना आएगा, 99.09। ठीक है, ये आपका मार्केट प्राइस आ गया। गॉट इट और नॉट, बोलिए। ओके, सेकेंड, a bond with 7.5% coupon interest, face value 10,000, term to maturity 2 years, presently yielding 6%, interest payable half yearly। अगेन अपनी चीजें देखते हैं। पहला, कूपन दे रखा है क्या, बोलिए, यस। फेस वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ। टाइम टू मेच्योरिटी दे रखा है क्या, हाँ। ईयरली, सेमी एनुअली, ये सब दे रखा है क्या, हाँ। करंट यील्ड मतलब सॉरी वाईटीएम दे रखा है क्या, हाँ। प्रेजेंटली यील्डिंग मतलब करंट यील्ड मत ले लेना उसको, ठीक है, बिकॉज करंट यील्ड होगे तो आगे ना फंस जाओगे। ठीक है, प्रेजेंटली यील्डिंग मतलब करंट यील्ड टू मैच्योरिटी है, प्राइस चेंज होगी तो वाईटीएम चेंज हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे कैश फ्लो प्रोजेक्शन, बोलो। 10,000 का 60.5% कितना होगा, 10,000 का 60.5% कितना होगा, 750। बट 750 तो ईयरली है, हम लोगों को क्या पुटअप करना है, 0.5, 1, 1.5, 2, ऐसा पुट करेंगे हम लोग। 0.5 में क्या पुटअप हो जाएगा बताइए जरा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 375, फिर 375, फिर 375, और यहां पे क्या आ जाएगा, 10,375। अब इसको किससे डिस्काउंट करेंगे, 6% से कि 3% से, 3% से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम यील्ड कोट करते हैं दैट इज ऑलवेज इन एनुअलाइज टर्म्स। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा यार मेरे 6 महीने का रिटर्न ऐसा है, बोलूंगा यार मेरे म्यूचुअल फंड्स ने 18% रिटर्न दिया मुझे, तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, पर एनम बेसिस। तो ये 6% इज पर एनम। इसको मुझे अगर गधा गधा घोड़ा घोड़ा गधा घोड़ा मैच नहीं करेंगे, अगर ऊपर हमारा कूपन सेमी एनुअल है तो हमारा जो इंटरेस्ट नीचे यील्ड है वो भी सेमी एनुअल लेना है, तो उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1.03 से। तो करो 375 डिवाइडेड बाय 1.03, एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू, 4 बार इक्वल टू GT M प्लस, एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 1.03, 1 2 3 4। अच्छा, टेक अ रैंडम गेस के बॉन्ड की वैल्यू प्रीमियम पे होगी कि डिस्काउंट पे होगी, प्रीमियम। क्यों प्रीमियम, क्लिक होनी चाहिए तुरंत ये। मेरे को यील्ड कितना मिल रहा है अगर देखे तो 3%, जबकि कूपन कितना है 3.75, तो कूपन ज्यादा है, ठीक है, यील्ड कम है, तो प्रीमियम पे ट्रेड होगा। तो आप कर दो, कितना आ रहा है वैल्यू आपका, 10,278.79 जैसा ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो ये आप साथ साथ में कर रहे हैं तो डिटरमाइन हो जाएगा।
ठीक है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारे फंडे। आई होप आपको पता चला। कितनी 5 बेसिक चीजें ध्यान में रखोगे कभी भी प्राइसिंग के लिए ध्यान में होगा तो पहला फेस वैल्यू, दूसरा कूपन, तीसरा यील्ड, चौथा टर्म टू मैच्योरिटी, ठीक है, पांचवा आपका प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है या डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ऐसा कुछ करंट मार्केट प्राइस के टर्म्स में कुछ भी दिया हुआ है तो वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। डन। तो ये एक और आपका केस रहा जिसके बेसिस पे आपको चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ दिस इज I think my personal favorite question from the chapter because this gives you absolute clarity about all the bases। ये अगर आ गया ना तो आपको ऐसा समझो कि पूरे चैप्टर में आगे कहीं दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल्स समझने के लिए। ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। कंसिडर अ बॉन्ड विद 1000 रुपीज फेस वैल्यू, 10 years to maturity एंड 8% कूपन। अगेन 1000 फेस वैल्यू दे दिया है, 10 साल मेच्योरिटी के दे दिए हैं, 8% कूपन दे दिया है। बॉन्ड इज सेलिंग एट अ YTM ऑफ 10% नाउ। आज 10% YTM पे है। इफ द yield is expected to decline to 9% at the end of 4 years and if we sell the bond then। कब खरीदा हमने बॉन्ड? आज। कितने साल होल्ड किया है? 4 साल। 4 साल के बाद हम क्या कर रहे हैं? बॉन्ड को बेच रहे हैं। What is the absolute and percentage return earned if coupons were reinvested at 9.5%? Segregate the absolute return into 4 components. First, gain because of passage of time. Second, gain because of decrease in the yield. Third, gain because of coupons. And fourth, gain because of reinvestment income. थोड़ी देर पहले आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि वो बॉन्ड जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होगा वो किसके टुवर्ड जाएगा? पार के टुवर्ड जाएगा, तो उसकी क्या प्राइस बढ़ेगी? हाँ, दैट इज गेन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा, गेन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन यील्ड। ये भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब यील्ड गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो हो क्या रहा है, पहले स्टोरी समझो। हमने आज इन्वेस्ट किया, कितने साल बचे थे? 10। क्या यील्ड था? 10%। 4 साल बीते और चौथा साल जब बीता तो कितने साल बचे अब मैच्योरिटी में? 6। तब यील्ड गिर गया, कितना हो गया यील्ड? 10% का 9% हो गया। तो एक तो 4 साल होल्ड करने के कारण हमारा प्राइस थोड़ा बढ़ा होगा, गेन बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा, यील्ड तुरंत गिरा चौथे साल के एंड पे, मतलब जब 6 साल बचे थे, तो उसके कारण भी प्राइस बढ़ा होगा। तीसरा, 4 साल तक मैंने बॉन्ड को होल्ड किया तो क्या कमाया होगा? कूपन, तो वो मेरा गेन हुआ होगा। और चौथा, मैंने जो 4 साल कूपन कमाए उसको मैंने 9.5% पे री इन्वेस्ट किया, तो उसके कारण मेरे को री इन्वेस्टमेंट इनकम होगी वो। तो इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक कैश फ्लो पैटर्न डिटरमाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। लोगों का कंफ्यूजन वहीं पे ही होता है। एंड देन हम लोग क्या है, बहुत जल्दी हमको ऐसा ही लगता है यार 18 माला की बिल्डिंग खड़ी करनी है, फटाफट फटाफट चलो ईंटें रख देते हैं, ठीक है। एंड वी फॉरगॉट के मेजॉरिटी टाइम तो शायद हम लोगों को नींव बनाने में जाना चाहिए। दिस इज दैट सेगमेंट ओनली। सो सबसे पहले कैश फ्लो पैटर्न अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, अगर देखें तो सबसे पहले मैं करंट प्राइस ढूंढ लेता हूं। करंट प्राइस ये कब का है? व्हेन मैच्योरिटी इज हाउ मच? 10 years। क्या करोगे? 1000 का 8%, कितना हो जाएगा? 80। करो 80 डिवाइडेड बाय 1.1, 10 बार इक्वल टू, फिर 1000 डिवाइडेड बाय 1.1, और मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है? 877.11 रुपीज। हमने बॉन्ड आज इतने पे खरीदा होगा, बोलिए। ओके, अब हुआ क्या है? ईयर 1, 2, 3, 4 हमने तो ऐसे ही होल्ड किया है ना। पहले साल में हमें कितना कूपन मिला? 80। दूसरे साल कितना मिला? 80। तीसरे साल कितना मिला? 80। चौथे साल कितना मिला? 80। और फिर हमने बॉन्ड यहां पे बेच दिया, हाँ या ना बोलिए। तो गेन ड्यू टू कूपन्स हमें कितना हुआ है अगर हम देखें तो? 320। हाँ के ना बोलिए। ऑल्सो
अब क्या हुआ है, जब 6 साल बचे थे मेच्योरिटी पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्राइस व्हेन मेच्योरिटी इज 6 years। आप समझो कि 6 years मतलब 6 years फ्रॉम नाउ, तो पहले कितने साल बचे थे टोटल, 10। अब 4 साल बीत गए, तो कितने साल बचे होंगे अभी, 6। तो अब मुझे प्राइस ढूंढना है, तो मैं प्राइस वैसे तो 9% पे ही ढूंढूंगा, लेकिन आई विल ओपाइन कि आप 3 प्राइस ढूंढो। फर्स्ट, प्राइस विथ 10 years टू मेच्योरिटी, yield at the rate what percentage, 10%। second, price with 6 years to maturity, ठीक है, yield at the rate 10% only। and third, price with 6 years to maturity, yield एट द रेट 9%। ये जो है ना, ये दिस इज वॉट, अगर मैं लिखूं तो दिस इज गेन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, एंड ये जो है इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज गेन ड्यू टू डिक्रीज इन द यील्ड। क्योंकि जब 10 साल बचे थे और जब 6 साल बचे हैं, तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, अभी मैंने 5-10 मिनट पहले समझाया था। और जब 6 साल बचे हैं, तब तुरंत यील्ड 10% का कितना हो गया, 9%। तो अगर आप देखोगे तो हमें दो चीजें बोली, आई हाईलाइट गेन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। इसमें क्या करना है, 10 साल की मेच्योरिटी और 6 साल की मेच्योरिटी, बट यील्ड दोनों में कितना लेंगे, 10-10 के 10-9, 10-10। और गेन ड्यू टू डिक्रीज इन यील्ड में क्या होगा, 6%, 6 साल की मेच्योरिटी विथ 10% एंड 6 साल की मेच्योरिटी विथ 9%। तो ये आपका डिफरेंस आएगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, समझने की वापस कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया है, आज बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, ऊपर ध्यान दीजिए जरा एक बार, ठीक है, मैंने आज बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, कितने साल बचे हैं आज, 10। पहले तो वो प्राइस ढूंढ लेते हैं, आपने ढूंढी ही अभी, कितनी आई है, 877.11। अब 4 साल बीत गए, तो मुझे छठे साल पे बॉन्ड की प्राइस ढूंढनी है, तो कितने साल की मेच्योरिटी बची अभी, 6 साल की। करो 80 डिवाइडेड बाय 1.1, 6 बार इक्वल टू कितना आ रहा है बोलिए, 912.89। ये मैंने कब निकाला, विथ 6 years पेंडिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस इज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, जो कि वैसे आपको डायरेक्ट निकालना है, तो अगर आप मैथ अच्छे से समझे हुए तो सीधा कर ही सकते हैं। करो कैलसी पे, 877.11 प्लस 10% माइनस 80, साथ साथ में करना जरूर, प्लस 10% माइनस 80, 2 साल हो गए, प्लस 10% माइनस 80, 3 साल हो गए, प्लस 10% माइनस 80, 4 साल हो गए। देख लो आप एग्जैक्टली पहुंचोगे 912.89 पे। तो पैसेज ऑफ टाइम के कारण आपको कितना गेन हुआ, अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो बच्चों, 877.11 और 912.89, 35.78 रुपीज। दिस सम विल हेल्प यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ द वेरिएबल्स वर्क। अब अचानक क्या हुआ, जब 6 साल बचे थे तो बाजार में इंटरेस्ट रेट स्लैश हुई, इसके कारण यील्ड 10% जो थी वो कितनी हो गई, 9%। तो अब जब मैं 9% YTM पे वैल्यू ढूंढूंगा, तो 10 years टू मेच्योरिटी लूं कि 6 years टू मेच्योरिटी लूं, 6 years टू मेच्योरिटी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ द यील्ड इज एक्सपेक्टेड डिक्लाइन टू 9% एट एंड ऑफ 4 years, मतलब जब 6 साल बचे थे तब अचानक यील्ड 10 की 9 हो गई, तो प्राइस बढ़ जाएगी तुरंत ही। अब क्या करेंगे, करो 80 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 2 3 4 5 6 GT M प्लस एन 1000 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 2 3 4 5 6 सिर्फ M प्लस और मेमोरी रिकॉल, कितना आ जाएगा, 955.14 रुपीज। ये जो डिफरेंस है, दिस इज गेन ड्यू टू चेंज इन द यील्ड। इसको 912.89 से निकाल लो, डिफरेंस कितना आएगा, 42.25 रुपीज।
और इसके बाजू में मैं क्या लिख रहा हूं, हमारे नेक्स्ट दो पार्ट, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, गेन ड्यू टू कूपन। एट्टी इंटू 4 कितना आ जाएगा, 320 रुपीज। एंड फोर्थ हमारा आएगा, अगर हम देखें तो व्हाट इज फोर्थ, फोर्थ विल बी, ठीक है, आपका आ जाता है री इन्वेस्टमेंट इनकम। आपको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हम तो यहां तक ही देख रहे हैं अभी कहानी। आपने यहां पे इन्वेस्ट किया होगा, पहला कूपन कब मिला होगा, इधर, दूसरा इधर, ये इयर्स टू मेच्योरिटी है, तीसरा इधर, चौथा इधर। आप 1, 2, 3, 4 भी ले लेते, पर मैं पहले ले रहा हूं यहां पे 10 साल मेच्योरिटी में बचे हुए थे, तब तो पैसा डाला आपने। पहला कूपन कब मिला होगा, जब 9 साल टू मेच्योरिटी थे, दूसरा कूपन 8 साल, तीसरा कूपन 7 साल, चौथा कूपन 6 साल टू मेच्योरिटी थे। यहां पे हम बॉन्ड से निकल गए, तो जो इधर 80 था उस पे 3 साल का कंपाउंडिंग होगा, जो इधर 80 था उस पे 2 साल का, जो इधर 80 था उस पे 1 साल का, इधर 80 पे कुछ होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो 80 इंटू 1.095 रेस टू 3 प्लस 80 इंटू 1.095 रेस टू 2 प्लस 80 इंटू 1.095 रेस टू 1 प्लस 80 इंटू 1.095 रेस टू 0 माइनस 320। क्यों, क्या किया, ये कूपन के साथ वैल्यू आई, उसमें से कूपन हटाएंगे तो ही तो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। तो आप इसको ढूंढ लीजिए और बताइए कि कितना आ रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर गेन ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट इनकम। थोड़ा देसी तरीके से करें तो ये पता है क्या होगा, 80 प्लस 9.5% कर दो एम प्लस, फिर उस पर 9.5% और ऐड कर दो एम प्लस, और इस पर 9.5% और ऐड कर दो एम प्लस। 3 साल का मेमोरी रिकॉल करो और -240 कर दो, क्योंकि लास्ट ईयर को तो गिनो नहीं गिनो एक ही बात है। कितना आ जाएगा, 48.55 रुपीज। हालांकि मैंने जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उससे भी वही आएगा, उससे भी वही आएगा, पर मैंने थोड़ा देसी तरीके से करा है, यहां से शुरू करा है। इस पे पहले 1 साल का इंटरेस्ट ऐड किया, अब इस पे एक तो एडेड ही है, फिर एक बार और ऐड कर दिया, और फिर एक बार और ऐड कर दिया, और 240 माइनस किया। आप 4 साल का लेके वैसे गिनोगे तो भी आएगा एट फाइनल लेवल। आई थिंक दिस शुड बी अंडरस्टूड। सो ये आपका पार्ट आ गया। सो हमारे चारों बाइफर्केशन बहुत क्लियरली आ गए जी। जी, अगर सवाल है कि सर अगर 9.5 री इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं दी हुई तो किससे लेते हम लोग, YTM, बट दैट YTM वाज 10% ड्यूरिंग द 4 years, तो हम 10% लेते, पर दिया हुआ रहेगा, टेंशन मत लो उस चीज का, ठीक है। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो वो दिया हुआ रहेगा तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द होल सीन अबाउट पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन द यील्ड। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अगर ये बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होता, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होता, तो पैसेज ऑफ टाइम वाला गेन क्या होता, नेगेटिव। अच्छा, यील्ड यहां पे 8%, 9% की जगह 8% की जगह 9% की जगह 10% हो जाता, सॉरी 10% की जगह 9% होने की जगह पे 10% की जगह 11% हो जाता, तो आपका ड्यू टू चेंज इन यील्ड नेगेटिव आता। कूपन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, री इन्वेस्टमेंट इनकम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर जो ए और बी है वो तो ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग कि आपका क्या चेंज आ रहा है। पहला नेगेटिव कब होगा, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, जब प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं और धीरे धीरे पार पे जाएगा। और ड्यू टू चेंज इन यील्ड नेगेटिव कब हो सकता है गेन, जब यील्ड 10% की जगह 11% हो जाए, तो वो ध्यान रखना आपको। ओके, सो आई थिंक टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज डन, ठीक है। देन यील्ड वाला पार्ट इज डन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज टर्म्ड एज री इश्यू ऑफ बॉन्ड। ये 9 पॉइंट ही आएंगे री इश्यू ऑफ बॉन्ड्स में, इसके बियॉन्ड कुछ बना ही नहीं है। मतलब इन 9 को मैं 11 कर सकता हूं, 11 से ज्यादा तो बनेगा ही नहीं, बट 9 भी अगर आप समझ लेते तो आपका काम हो जाएगा। मैंने सारे पॉइंट्स जॉट डाउन कर दिए पहले से। अब री इश्यू होता क्या है समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। री इश्यू मतलब मैंने ओरिजिनली बॉन्ड 14% पे इशू किया था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में गिर के कितनी हो गई है, 11% हो गई। तो मुझे लग रहा है यार दुख दर्द पीड़ा,
ठीक है, 14 दे रहा हूं मैं, क्यों दे रहा हूं? बेटर है कि मैं नए लोगों से पैसा मंगाऊंगा 11 पे, और जो पुराने जिनको 14% दे रहा हूं उनको क्या कर दूं? रीपे कर दूं। पर इतना सिंपल नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इनको अगर रीपे करूंगा तो मेरे को कॉल ऑप्शन होना चाहिए, वो तो होगा ही, चलो कॉल प्रीमियम होना चाहिए, तो कॉल प्रीमियम का नुकसान होगा, और सामने क्या फायदा होगा मुझे? इंटरेस्ट का फायदा होगा। गुड। थर्ड, जब नए बॉन्ड इशू करूंगा तो मेरे को क्या लगेगा? फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा ना, क्योंकि मेरे को लोगों को बोलना पड़ेगा आओ 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 मुझे बॉन्ड के लिए पैसा चुकाओ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो रोड शोज करने पड़ेंगे, और कुछ लीगल कॉस्ट होंगे, और वो वाला पार्ट होगा। फाइनेंस में इस टर्म को रोड शो ही बोलते हैं एक्चुअली, आईपीओ के लिए, एंड व्हेन यू एक्चुअली लाइजन, ठीक है, एंड पुट योर, एक तरह का पिच हो गया बट थोड़ा एडवांस पिच हो गया, नॉट द स्टार्टअप पिच बट अ डिफरेंट पिच, ठीक है। सो वेर यू हैव सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, देर, तो उनको जब आप पुटअप करते हो, सो दैट इज रोड शो ओनली। सो वो करने पड़ेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है, लीगल कॉस्ट भी लगते हैं, तो वो खर्चा भी तो लगेगा ना आपका, ठीक है। सो ये सबको आपको कंसिडर करके चेक करना है। प्लस कई बार क्या होता है, तुरंत नहीं हो रहा होता है, नया बॉन्ड इशू किया, अब पुराने बॉन्ड को कॉल करेंगे तो बीच में 4 5 6 महीने का टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है? क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज ही इतना समय ले लेती है, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। और ये जो पॉइंट नंबर 6 7 8 5 6 7 8 है इनफैक्ट, ठीक है, ये पुराने बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं अपने कि क्या हो रहा है। देखो मैंने पहले थोड़ा इजी टर्म्स में करने के लिए लिखा है, क्या? पुराने बॉन्ड की कूपन रेट ज्यादा है, नए बॉन्ड का कूपन, ठीक है, रेट कम है, तो हम लोग उसको इशू करने का कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर ही देना है, ऐसा जरा भी नहीं है कि कर ही देना है। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग उसको इशू करने का कॉन्टम्पलेशन चेक कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरीली री इशू ऑफ बॉन्ड। तो इट इज नथिंग बट अ कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन, बिकॉज कैपिटल बजटिंग में हम यही कर रहे हैं, पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लेने का पार्ट। तो क्या करते थे, नई मशीन में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब चेक कर रहे हैं। वही पीवीफा वाला कहानी है। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, सेविंग इन इंटरेस्ट। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इट? आई राइट दिस, ठीक है, सेविंग इन इंटरेस्ट। सपोज पुराने बॉन्ड का रेट था 14%, परसेंटेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड लिख देता हूं, इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड माइनस इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ व्हाट? न्यू बॉन्ड। ये मेरा फायदा हो गया, बोलिए। होल इंटू क्या कर दूंगा? टोटल फेस वैल्यू। सपोज 100 करोड़ का था, तो 100 करोड़ पे 2% कमाऊंगा हर बार, तो कितनी सेविंग हो गई मेरी? अगर पहले 14% था, अभी 12% है, तो 2% का फायदा है, टोटल 100 करोड़ की वैल्यू है, तो ईयरली कितना फायदा हो जाएगा? 2 करोड़ का फायदा हो जाएगा। क्या ये ईयरली 2 करोड़ के फायदे को सीधा ले सकता हूं कि बीच में थोड़ा सा टैक्स कटेगा? तो इधर मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस टैक्स रेट। और ये हर साल होगा, कब तक? जब तक मैच्योरिटी है। तो एवरी ईयर अगर होने वाला है, तो मैं तो आज कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूं, तो इन सब का मुझे क्या करना पड़ेगा? पीवीफा। तो मैं इस पूरे को क्या कर दूंगा? पीवीफा, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? n ईयर्स, एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट। नाउ दिस न्यू डिस्काउंट रेट विल बी व्हाट? नया जो कूपन है ना, 1 माइनस टैक्स रेट। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बोल रहा हूं, ये भी बहुत जन गड़बड़ा जाता है। अभी सेट ऑफ बहुत सारे, मतलब फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस की डाउट्स जो हर बार बनते हैं, ठीक है, एक पैटर्न ही बन गया है। ये चैप्टर है तो इसमें 5 क्वेश्चन डाउट आएंगे, ये चैप्टर है तो इसमें ये आएंगे, जिसमें वन ऑफ डाउट इज दिस ऑलवेज कि सर अगर रीइश्यू ऑफ बॉन्ड में हमको डिस्काउंट रेट नहीं दिया तो क्या लेना है? जो नया बॉन्ड है वो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया अभी, और हम लोग नॉर्मली किससे डिस्काउंट करते हैं? ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट हमारा सीधा ले लेते हैं कि 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट, तो वो ले लेंगे। तो ये देखो, अगर आपने देखा हो पूरा, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया। क्या बॉक्स बना आपका? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 100 करोड़ है सपोज, तो इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड 14%, इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉन्ड 12%, तो 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 2%। 2 इंटू फेस वैल्यू 100 करोड़ का, तो कितना हो जाएगा? 2 करोड़। 2 करोड़ सपोज 30% टैक्स रेट है, तो 2 करोड़ माइनस 30% कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 40 लाख। अब 1 करोड़ 40 लाख का सपोज 10 साल बचे हुए मैच्योरिटी में, तो 1 साल नहीं, हर साल फायदा होगा। तो 1 करोड़ 40 लाख को आपको क्या कर देना है? पीवीफा। इसलिए मैंने लिख दिया पीवीफा एन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट।
ये पहला पार्ट है, ऐसे 9 पॉइंट है, सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकंड, कॉल प्रीमियम। व्हाट इज कॉल प्रीमियम? एक्स्ट्रा पैसा। वो एक्स्ट्रा पैसा जो देंगे, क्या वो हमारा फायदा है कि नहीं है, कि नुकसान है कि नहीं है? क्या है, फायदा है कि नुकसान है? नुकसान, क्योंकि हम दे रहे हैं। सपोज बोला हुआ है कॉल प्रीमियम 12% है। कितना है? 12%। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हम क्या करेंगे? फेस वैल्यू इंटू कॉल प्रीमियम परसेंटेज। ठीक है, मतलब अगर 100 करोड़ के बॉन्ड है तो 100 करोड़ का 12%, एक साथ हम कितना देंगे? 12 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे। नहीं तो कई बार क्वेश्चन में देंगे कि 1000 रुपए की जगह पे 1150 पे बॉन्ड कॉल होगा, मतलब 15% प्रीमियम हो गया। 1000 रुपए की जगह 1080 पे बॉन्ड कॉल होगा, तो 8% प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो कॉल प्रीमियम परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू। ये वन टाइम ही दे रहे हैं कि हर साल देंगे? ये भी ऑफ कोर्स वन टाइम। हर साल देंगे तो अभी मना कर दो, क्योंकि 2% का फायदा हो रहा है, 8% हर साल एक्स्ट्रा दे रहे हो, काई का करना, आगे करो ही मत, काट दो इसको। दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट। ठीक है, तो कॉल प्रीमियम इनटू फेस वैल्यू, ये आपका लॉस है और आउटफ्लो भी है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, और ये ईयर्स हर साल नहीं होगा, इसलिए पीवी5 यहां पे लगा रहे नहीं है, तो ये आपका गेन है अगर आप देखोगे तो। जबकि ये क्या है आपका? ये आपका लॉस है। 100 करोड़ का 8% में भी कितना हो गया? 8 करोड़। 8 करोड़ 1 माइनस टैक्स रेट से सीधा आपका पार्ट आ जाएगा। मेजॉरिटी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, कब इनटू टैक्स रेट करना है, कब 1 माइनस टैक्स रेट करना है, कब पीवी5 लगाना है, कब नहीं लगाना है। कॉमन रूल्स, पहला रूल, हर साल होगा तो पीवी5 लगेगा, हर साल नहीं होगा तो पीवी5 नहीं लगेगा। दूसरा रूल, अगर कैश फ्लो भी है और टैक्स भी है तो 1 माइनस टैक्स रेट होगा। कैश फ्लो आज ही है और आने वाले सालों में तो सिर्फ राइट ऑफ हो रहा है, तो इनटू टैक्स शील्ड होगा। खत्म हो गया, इतना ही है। थर्ड में समझाता हूं मैं, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप देखोगे तो क्या है? थर्ड और फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट है वैसे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड? फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड मतलब प्रिंसिपली आपका बनता है कि जब आप नया बॉन्ड इश्यू करोगे, जब आप नया बॉन्ड इश्यू करोगे तो आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। सपोज आपको बोल दिया है कि द फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी मे बी 3%, तो क्या करेंगे? 100 करोड़ का 3%, कितना हो रहा है? 3 करोड़। अब अभी इसमें हम लोग है ना एफआर नहीं लगाएंगे, हम इसमें क्या लगाएंगे? बेसिक अकाउंटिंग रूल जो हमने बचपन में पढ़े थे वो लगाएंगे। एफआर तो ये बोलता है कि ये सब चीजें हो ना, आप तुरंत राइट ऑफ करके अमर्टाइज नहीं करने की जगह पे उसको आप रेट ऑफ डिस्काउंट में पुटअप कर दोगे, जबकि टेक्निकली हम यहां पे क्या करने वाले हैं? इसको अमर्टाइजेशन ही खेलने वाले हैं। तो सपोज आपको ऐसा बोला हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 3%, तो 1000 का 3% कितना होता है? 30। या 100 करोड़ का 3% कितना होता है? टोटल ले लो 3 करोड़। क्या ये 3 करोड़ बाहर जा रहा है? हाँ, बट क्या आज ही राइट ऑफ कर रहे हो? नहीं, इसको आप क्या करने वाले हो? धीरे धीरे राइट ऑफ करने वाले हो। तो व्हाट यू विल डू इज, फ्लोटेशन कॉस्ट में आप क्या लिखोगे? आज लिख दोगे आपका आउटफ्लो, ठीक है, विच इज व्हाट? फेस वैल्यू इनटू फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज इन केस इफ इट इज गिवन। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट इज टैक्स शील्ड ऑन अमर्टाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड। अब मेरा जो 3 करोड़ जो हुआ है, वो 3 करोड़ मैं 10 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगा, तो 3 करोड़ बाई 10 साल करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। ये 30 लाख आउटफ्लो हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा अगर देखे तो, फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये ईयरली एक्सपेंस हो गया, इनटू सिर्फ मैं क्या करूंगा? टैक्स रेट। आई होप यू गॉट द कैच नाउ कि क्यों मैंने 1 माइनस टैक्स रेट नहीं लेके टैक्स रेट लिया, क्योंकि ये 30 लाख हर साल मैं क्या करूंगा? एक्सपेंस क्लेम करूंगा। तो 30 लाख का एक्सपेंस क्लेम करूंगा तो इनकम कम हो जाएगी, तो 30 लाख पे 30% का फायदा, मतलब हर साल 9 लाख का फायदा हो जाएगा मेरा। और वो 9 लाख का फायदा मैं क्या करूंगा? पीवीफा एन और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट, ऐसा। तो एक्चुअली थर्ड प्लस फोर्थ कंबाइन हो रहे हैं। थर्ड में आउटफ्लो एक साथ चला गया,
लेकिन उसको मैं एक्सपेंस कब क्लेम कर रहा हूं, धीरे धीरे. सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव. ये थर्ड और फोर्थ न्यू बॉन्ड का फ्लोटेशन कॉस्ट है. फिर फिफ्थ क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन ओल्ड बॉन्ड रिटर्न ऑफ एंड लॉस ड्यू टू नॉन अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन ओल्ड बॉन्ड. अब ये क्या है भैया, ये भी समझते हैं आराम से. डिस्काउंट ऑन ओल्ड बॉन्ड रिटर्न ऑफ का क्या मतलब हो गया, पुराना बॉन्ड ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बॉन्ड, ना रहेगा उसका डिस्काउंट. सपोज पुराने बॉन्ड में कोई डिस्काउंट चला आ रहा था, अब तो बॉन्ड ही खत्म कर दिया. तो जब बॉन्ड ही खत्म कर दिया तो उसका डिस्काउंट भी रहने देंगे कि एक साथ अमोर्टाइज कर देंगे, एक साथ राइट ऑफ कर देंगे. सपोज ओरिजिनली वो बॉन्ड था 20 साल का, एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर सम भी कराऊंगा. 20 साल का बॉन्ड था, अभी 10 साल खत्म हो गए. उस पे ओरिजिनली डिस्काउंट था 20 लाख का. कितने का, 20 लाख. 50 लाख का था, 50 लाख का ओरिजिनल था 20 साल में. तो 10 साल में कितना बचा होगा, 25 लाख. क्या उसको अब हर साल बांटेंगे कि एक साथ ले लेंगे. तो मैं क्या करूंगा, ओल्ड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ इनटू टैक्स शील्ड. दिस इज अ वन टाइम अफेयर, क्योंकि जब मैं कोई चीज राइट ऑफ कर रहा हूं तो मुझे उतना टैक्स सेविंग होगा, ये तो मेरा गेन हो जाएगा, तो पॉजिटिव है. और पहले मैं इस बॉन्ड के डिस्काउंट को धीरे धीरे लेने वाला था. क्यों धीरे धीरे लेने वाला था, क्योंकि पहले तो ये बॉन्ड चलने वाला था. तो वापस गिनते हैं, 50 लाख डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो एक साल का 2.5 लाख होता है. पहले मैं ये 2.5 लाख को धीरे धीरे हौले हौले लेने वाला था, अब मैं वो नहीं लेने वाला हूं, तो मुझे लॉस हो गया. क्यों लॉस हो गया, क्योंकि पहले मैं इसको राइट ऑफ करता तो मेरा इनकम कम होता, तो उतना टैक्स का सेविंग होता. तो आप बोल रहे हो कि सर मतलब ये तो मेरे लिए खराब बात हो गई. एक खराब बात हुई, एक अच्छी भी हुई. अच्छी क्या हुई, पॉइंट नंबर 5, कि मुझे एक साथ मिल गया आज. इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, ओल्ड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ इनटू टैक्स शीट. ये एक साथ ले लिया मैंने, अच्छी बात है. खराब बात क्या है, पुराने बॉन्ड पे जो धीरे धीरे लेने वाला था वो नहीं मिलेगा. तो इधर क्या लिखोगे आप, डिस्काउंट पेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू टैक्स शील्ड इनटू पीवीफा ऑफ एन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट. ये आपका क्या होगा, नेगेटिव. क्यों नेगेटिव, क्योंकि ये अब नहीं होगा. और ऊपर वाला पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये अब एक साथ हो जाएगा. सर फिर आपने 7th 8 में तो डिट्टो ही लिखा है, बस डिस्काउंट की जगह पे यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड. बाकी कहानी सेम है. डिस्काउंट भी लॉस है क्या, यस. फ्लोटेशन कॉस्ट भी लॉस है क्या, हाँ. ऊपर देखो जरा, सपोज पुराना बॉन्ड जब इशू किया था 10 लाख का खर्चा लगा था, 20 साल बचे थे, 10 साल तो बीत गए, तो कितना राइट ऑफ हो गया होगा फ्लोटेशन कॉस्ट, आधा राइट ऑफ हो गया. 10 लाख का आधा राइट ऑफ हो गया तो कितना राइट ऑफ हो गया, 5 लाख. जो बचा हुआ 5 लाख था वो मैं धीरे धीरे उड़ाने वाला था. पर वापस डायलॉग, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा पुराना बॉन्ड, ना रहेगा उसका फ्लोटेशन कॉस्ट. तो ये जो 5 लाख है मैं एक साथ ही राइट ऑफ कर दूंगा. अगर मैं ये एक साथ राइट ऑफ कर दूंगा, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है उसकी, नहीं जरूरत है, ठीक है. अगर मैं एक साथ ही राइट ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, बेसिकली मेरे को एक साथ टैक्स शील्ड का एडवांटेज मिल जाएगा. तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अगेन ये सेम चीज, ओल्ड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, ओल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट रिटर्न ऑफ इनटू टैक्स शील्ड. ये पॉइंट नंबर 7 हो गया. और पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका, फ्लोटेशन कॉस्ट पेंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू टैक्स शील्ड इनटू पीवीफा एन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट. ठीक है. कहानी को एक साथ में जॉट डाउन करूं तो ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे आपके इधर आने चाहिए कुछ इस तरीके से. ठीक है. एंड 9th एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट. ओवरलैपिंग इंटरेस्ट क्या होता है, पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड दोनों पे कुछ टाइम के लिए दोगे. सपोज पुराने बॉन्ड पे मैं 14 दे रहा था, नए बॉन्ड पे मैं 11 दूंगा, तो कुछ टाइम के लिए आप 25 दे रहे हो. तो 25 में से आपने इधर 11 तो कंसिडर कर ही लिया है, तो अभी 3-4 महीने के लिए आप 14% और कंसिडर करोगे. तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12. अब 4 महीने के लिए पीवीफा नहीं करते हैं ये लोग, तो अपने भी अवॉइड करेंगे. तो ये 9 पॉइंट है. फर्स्ट से शुरू करते हैं. पहला, सेविंग इन इंटरेस्ट हर साल होगा कि एक ही बार होगा, इसलिए पीवीफा करना पड़ेगा.
इनफ्लो भी हो रहा है और टैक्स भी कटेगा, तो 1 माइनस टैक्स रेट करना पड़ेगा। सेकेंड, कॉल प्रीमियम हर साल होगा कि एक बार होगा? एक ही बार होगा, इसलिए पीवीफा तो नहीं होगा, पर आउटफ्लो भी हो रहा है और एक्सपेंस भी क्लेम कर रहे हैं, तो 1 माइनस टैक्स रेट लेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड हो आज रहा है, लेकिन एक्सपेंस हर साल क्लेम करेंगे, तो जो आज हो रहा है उसको आउटफ्लो मान लेंगे, और जो अमर्टाइजेशन क्लेम कर रहे हैं तो अमर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब हर साल का अमर्टाइजेशन सीधा ले लो भले, इनटू टैक्स रेट, क्योंकि उन सालों में आउटफ्लो नहीं हो रहा है, उन सालों में सिर्फ उसको मैं एक्सपेंस की तरह क्लेम कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ की तरह, फ्लोटेशन कॉस्ट रिटर्न ऑफ, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सपोज 1 लाख का क्लेम कर रहा हूं तो 1 लाख का 30%, 30,000 का टैक्स गेन हो जाएगा। कितने साल तक? हर साल तक, इसलिए पीवी फाइन टू नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है मैंने, ठीक है। डिस्काउंट ऑन ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड को राइट ऑफ करने वाले थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, पॉइंट नंबर 6, नहीं कर पाएंगे तो नुकसान हो गया, पर पुराने बॉन्ड को एक साथ राइट ऑफ कर देंगे, तो पॉइंट नंबर 5, इसलिए ओल्ड बॉन्ड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ इनटू सिर्फ टैक्स शील्ड, क्योंकि आउटफ्लो तो है ही नहीं। ये सेम चीज 5, 6 का 7, 8 में भी आएगा, बस 5, 6 में क्या है? डिस्काउंट रेट, और 7, 8 में क्या होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट, उस हिसाब से टोटल लगाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ये आपके 8 पॉइंट हुए, और 9वां पॉइंट है आपका ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तो ही इसको लेंगे, ठीक है। और तो किस तरीके से लेंगे इसको? प्रिंसिपली आपका जो कुछ टाइम पीरियड है उसमें ये भी लगेगा, वो भी लगेगा। ये 9 पॉइंट से ज्यादा कभी कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं इन द पार्ट। वैसा 6th पॉइंट वापस बताइए, 6 पॉइंट में क्या बोला हुआ है देखो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन अगर देखे तो सपोज पुराना बॉन्ड है, उसमें बोला था ओरिजिनली 20 लाख का लॉस हुआ था, 10 साल बीत गए, 10 लाख का लॉस उड़ गया, बाकी का कितना लॉस बचा? 10 लाख का, 10 साल बचे हैं, तो 1-1 लाख का मैं राइट ऑफ करने वाला था, पर क्योंकि अब मैं री इशू कर रहा हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो 1-1 लाख पे हर साल 30-30% का फायदा होने वाला था, मतलब 30-30 हजार का फायदा होने वाला था, वो नहीं होगा, तो उस पूरे का पीवी मेरा लॉस हो गया। बट टेक्निकली समझो, उसको मैंने आज ले लिया तो 5th पॉइंट में वो गेन भी है। तो 5th और 6th पॉइंट पता है क्या है? जो पुराने बॉन्ड का जो राइट ऑफ था उसका पीवी का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम सिंपली देखें तो वैसा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा देखो, डिस्काउंट पेंडिंग 10 लाख बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 साल, कितना हो गया? 1 लाख, इनटू टैक्स शील्ड 30%, तो कितना हो गया? 30,000 का पीवीफा, हर साल 33 का फायदा होने वाला था, वो नहीं होगा, तो पीवी करके नेगेटिव कर दिया, पर एक साथ हो जाएगा, तो 3 लाख एक साथ लिख दिया। एक क्वेश्चन है इसमें, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये सारे पॉइंट मैं पुटअप कर रहा हूं, आई थिंक बहुत इजीली हो जाएगा। रीश को ऐसा है, बहुत प्रीमियम टॉपिक है ऐसा समझो, ठीक है। हर चौथे अटेम्प्ट 5वें अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछ रही है इससे, तो पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो वेरी मच विच कैन कम इन टू आई थिंक केस बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। सो एबीसी लिमिटेड इज ₹300 मिलियन, कितना? 300 मिलियन, 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग, 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ हो गया, ठीक है। 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग विथ 6 years रिमेनिंग टू मेच्योरिटी। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, ABC Limited is contemplating of refunding these bonds with a 300 million issue of 6 years bond carrying a coupon rate of 10%। तो देखो 2% का ईयरली फायदा होगा मुझे। इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 million एंड कॉल प्रीमियम इज 4%। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकेंड पॉइंट आ गया, इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड, तो थर्ड पॉइंट आ गया, और उसका राइट ऑफ करेंगे तो फोर्थ पॉइंट भी आ गया। 9 billion being the unamortized portion of the issue cost of the old bonds, तो ये 5th, 6th, 7th, 8th में से 2 आ गए। मार्जिनल टैक्स रेट इज 30%, यू आर रिक्वायर्ड। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट बोला हुआ नहीं है, इग्नोर करो, 9 पॉइंट हट गया। 5, 6, 7, 8 में से सिर्फ 2 ही आए हैं, डिस्काउंट नहीं आया, सिर्फ इशू कॉस्ट ही आया है। एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सेविंग इन इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा? 300 मिलियन रुपए है। हर साल फायदा होगा कि एक ही बार होगा? बस ये ध्यान, हर साल होगा तो पीवीफा आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, और तुरंत टैक्स भी कटेगा और पैसा भी मिलेगा, तो 1 माइनस टैक्स रेट होगा। तो हम क्या करेंगे, करो 30 करोड़, 300 मिलियन इज 30 करोड़, राइट, ठीक है। तो करो 30 करोड़ इंटू 2%, हर साल 60 लाख का फायदा हो गया,
ठीक है, हम यहां पे लिख देंगे 60 लाख इंटू टैक्स रेट कितना है 30%, तो 0.7 ले लेंगे क्योंकि हर साल 60 लाख मिलने ही वाला था, पर निर्मला ताई 30% उनको देंगे अपने, ठीक है, तो बचेगा 0.7। और फिर क्या करेंगे इसको इंटू पी वीफा। व्हाट इज पी वीफा? 6 साल का हमारा पार्ट। अगर आपने देखा हो यहां पे तो डिस्काउंट रेट कहीं दे ही नहीं रखी है। कितना लेंगे बोलो? 7%। कैसे आया 7%? जो नया बॉन्ड है उसका कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ध्यान रखिएगा, कहीं नोट डाउन करके भी रख लेना, ध्यान में रहेगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इंटू पी वीफा ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ व्हाट 7%। एग्जाम में भी ऐसे प्रेजेंट करना। अब कर दो, करो 60 लाख इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 1.07। 1 2 3 4 5 6, मेमोरी रिकॉल कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 2,19,467 यही आ रहा है, बराबर है। ये मेरा क्या हो गया, फायदा है कि नुकसान है? फायदा, तो इसको पॉजिटिव ही रहने दूंगा मैं। सेकंड पार्ट क्या है मेरा? कॉल प्रीमियम। व्हाट इज कॉल प्रीमियम? व्हाट इज कॉल प्रीमियम? एक्स्ट्रा पे करेंगे। कितना बोला हुआ है कॉल प्रीमियम? यहां पे कुछ बोला हुआ होगा 4%। तो एक काम करो, 30 करोड़ का 4% ले लेंगे हम लोग। 30 करोड़ इंटू 4%, कितना आना चाहिए 30 करोड़ का 4%? 12 लाख या 1 करोड़ 20 लाख? 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख क्या होगा मेरा आज एक्स्ट्रा जाएगा? वन टाइम है कि बार बार है? तो पीवीफा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और क्या 1 करोड़ 20 लाख पुराने बॉन्ड का है कि नए बॉन्ड का है? पुराने बॉन्ड का। पुराना बॉन्ड खत्म हो रहा है तो सारा राइट ऑफ भी एक ही साथ कर देंगे, तो इसीलिए उसको 6 साल में नहीं बांट के कब ले लेंगे? आज ही ले लेंगे। कुछ नए बॉन्ड का है तो 6 साल में बांटेंगे, ये लॉजिक याद रखना है। तो आपको कॉल प्रीमियम यहां पे क्या करेंगे, 300 मिलियन इंटू 4% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। ये आपका कहानी हो गया। तो 1 करोड़ 20 लाख इंटू 0.7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 84 लाख। 84 लाख पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। थर्ड क्या ले लूंगा मैं? थर्ड ले लूंगा मैं, यहां पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, विच विल बी व्हाट? इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड। इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड क्या बनेगा हमारा? इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारा 300 मिलियन। कहीं बोला हुआ है क्या? सीधा ही 6 मिलियन अब एब्सोल्यूट टर्म्स में ही दे दिया है। तो हम कितना ले लेंगे? 60 लाख ले लेंगे सीधा। ये नेगेटिव। सर आपने सीधा ले लिया, 1 माइनस टैक्स रेट नहीं लिया। लॉजिक, ओल्ड बॉन्ड है कि न्यू बॉन्ड है? तो एक साथ टैक्स शील्ड मिलेगा कि धीरे धीरे बांटेंगे? धीरे धीरे बांटेंगे। तो फोर्थ में लेंगे टैक्स शील्ड ऑन अमर्टाइजेशन ऑफ न्यू बॉन्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, ऐसा लिखेंगे। और ये आएगा कितना अगर हम देखें तो इसको हम लोग गिनेंगे 60 लाख डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स इनटू टैक्स रेट ही कर देंगे सीधा, क्योंकि आउटफ्लो नहीं हो रहा है। 10 लाख का एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, उस पे 30-30% का फायदा होगा इनटू पी वीफा ऑफ 6 ईयर्स एंड 7%। तो करो 10 लाख इंटू 30%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.07, 1 2 3 4 5 6, मेमोरी रिकॉल कर दो कितना आ रहा है, गिन लो। 14,29,961, 14,29,961 चेक कर लेना, यही बनना चाहिए। क्या किया देखो, अगर लॉजिकली देखे तुरंत अमर्टाइज करता तो 18 लाख का फायदा होता मुझे। कैसे 18 लाख का फायदा होता? 60 लाख का 30%। पर मैं 3-3 लाख को तुरंत नहीं लेके कैसे ले रहा हूं? धीरे धीरे ले रहा हूं। करो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.07, 6 बार इक्वल टू जीटी, तो वही आया। कितना आ गया? 14,29,961। एक साथ लेते तो 18 लाख आता, मतलब धीरे धीरे बांटने पे ये डिफरेंस आ रहा है। और लेते हैं, और कौन सा पार्ट है मेरा? फिफ्थ पॉइंट,
फिफ्थ पॉइंट क्या है, 9 मिलियन बीइंग द अनअमर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ द इशू कॉस्ट ऑफ द ओल्ड बॉन्ड। ना रहेगा बॉन्ड, ना रहेगा उसका अनअमर्टाइज्ड पोर्शन। तो 9 मिलियन है, तो क्या करेंगे, अनअमर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड नाउ रिटर्न ऑफ। मुझे बताओ आउटफ्लो जा रहा है कि सिर्फ राइट ऑफ ही कर रहे हैं, सिर्फ राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 1 माइनस टैक्स रेट होगा कि इनटू टैक्स रेट होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 लाख इंटू 0.3 कितना आ जाएगा, 27 लाख का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट भूल जाते हैं कि ये 90 लाख धीरे धीरे राइट ऑफ होने वाला था, तो वो नहीं भी तो होगा अभी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस ड्यू टू नॉन अमर्टाइजेशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या करेंगे, 90 लाख डिवाइडेड बाय 6, 15 लाख लेने वाले थे, इंटू 0.3, 4.5 लाख लेने वाले थे, इंटू पीवीफा 6 और 7%। ठीक है, कर दो, 90 लाख डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 15 लाख, इंटू 0.3 कितना आ जाता है, 4.5 लाख, डिवाइडेड बाय 1.07, 1 2 3 4 5 6, मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है, 21,44,942। ये क्या हो जाएगा आपका लॉस, तो नेगेटिव, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। 27 लाख क्या था आपका गेन, क्योंकि वो मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस पूरे का टोटल लगा लोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो कबूल है, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दोगे। ऊपर देखो, ये तो मैं अभी आप लोगों का बस हौसला बना रहे इसलिए धीरे धीरे करा के टाइम पास करा रहा हूँ। एट सी ए फाइनल लेवल इफ यू एब्सोल्युटली लव नंबर्स, ये आपकी चीजें फटाफट हो जानी चाहिए थी। ये जो लास्ट वाला आपने निकाला ना, करो, अब बताता हूँ, करो 14,29,961 इंटू 1.5, फोर्थ वाला वैल्यू लो और उसको इंटू 1.5 कर दो, कितना आ रहा है, 21,44,000, और देख लो 6 नंबर क्या है। ठीक है, दैट शुड बी, तो क्योंकि पहले क्या था, 3 लाख ले रहा था मैं और उसको पीवीफा कर रहा था 6 साल और 60% के लिए, और छठे पॉइंट में मैंने कितना लिया है, 4.5 लाख। अब बताने का तो हाँ हाँ हाँ, ये तो मुझे पता ही था एकदम, क्या ही नया बताया, एग्जाम में यूज करना आपको पता था, तो थोड़े समय की बचत होगी अगर कॉन्फिडेंट हो तो, एस्ट्रिक मार्क, नहीं तो दुर्घटना से देर भली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज हाउ यू कुड हैव डन। अब इस पूरे का टोटल लगा लोगे, अगर ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव आएगा। देखो थर्ड फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ सिक्स पॉइंट सेम ही है, बट द रोल्स हैव रिवर्स्ड। थर्ड फोर्थ पॉइंट में जो आउटफ्लो है वो फिफ्थ सिक्स में चेंज हो गया, क्योंकि थर्ड फोर्थ में एक बाहर जा रहा है और एक फायदा हो रहा है। तो एक्चुअली फोर्थ पॉइंट भी अमर्टाइजेशन पे, सिक्स भी अमर्टाइजेशन पे, पर फोर्थ पॉइंट आपको अमर्टाइजेशन मिल रहा है और सिक्स पॉइंट जो अमर्टाइजेशन मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। लोग पार्टियां बिठा के कुछ भी सेट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना, अपने को समझ के करना है। इसका ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, बाई चांस किसी ने निकाला हो तो बता दो। पॉजिटिव आ रहा है कितना, 76,04,485। ऑल्सो ध्यान रखना, अगर ये सब में पीवीफा का नंबर दे दिया तो वही यूज करना, उनसे मैच करना चाहिए। अदरवाइज इतने बड़ी वैल्यूज में आपका 2-3 हजार का फर्क आएगा तो दैट्स ओके। ठीक है, उसको आप मिलियन के लिख में ही टर्म्स में लिखना आंसर, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चेकर को इतना बड़ा वैल्यू दिखेगा ही नहीं। आप क्या लिखोगे, 76 लाख है तो 7.6 मिलियन ब्रैकेट में अप्रॉक्स। ठीक है, सो दैट इट मैचेस विद द ओवरऑल पार्ट, बिकॉज हियर एवरीथिंग इज गिवन इन मिलियन टर्म्स, तो वो ध्यान रखिएगा। तो ये री इश्यू ऑफ बॉन्ड्स के 9 पॉइंट हो गए, और उन 9 पॉइंट का ये आई थिंक सीन बैठ रहा है हमारा। दिस इज वन मोर टॉपिक कवर्ड विच इज टर्म्स एट व्हाट, री इश्यू ऑफ बॉन्ड। इसमें 7, 8, 9 और होता तो क्या होता, एक ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, एक पुराने बॉन्ड का डिस्काउंट। पर पुराने बॉन्ड का डिस्काउंट बोलो या फ्लोटेशन कॉस्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है। डिस्काउंट भी लॉस है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी लॉस है, तो वो आपको खाली ध्यान में रखना है। उसके बेस पे आपका री इशू का डिसीजन जो है वो नक्की हो सकता है। दैट्स हाउ कैलकुलेट करना है हमें। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट में क्या चीजें ध्यान में रखनी है हम लोगों को, कि उसमें पीवीफा मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर इतना ज्यादा मुद्दा नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे रिटर्न एंगल के जो भी सेगमेंट थे बॉन्ड के, ठीक है,
वो कवर होते हैं। ठीक है, रिस्क एंगल एक और पार्ट है जिसमें हम लोगों को थोड़ा रेट समझनी होगी, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट्स क्या होती है, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी और इम्यूनाइजेशन। तो ये वाला पार्ट है वो, ठीक है, वो सेकेंड सेगमेंट है, उसमें अपने कवर करेंगे। यहाँ तक आप ट्राई करेंगे एक बार अच्छे से चीज़ें रिवाइज कर ले अच्छे से।